ठीक है भई, हम स्टार्ट करते हैं। अभी जो हमारे पास हो चुका है उससे आगे बढ़ेंगे हम। क्या करते लास्ट टाइम, उससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है? 1 मिनट दीजिएगा, बस मुझे एक कॉल लगा के देनी है 2 लोगों के बीच में, वो बात करवा देते हैं पहले। ठीक है सर, हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्लियर कर देते हैं। हाँ, मैं कॉल लगा रहा हूँ, एक होल्ड कीजिएगा। हाँ जी, तो हम इसे क्लियर करेंगे पूरा 1 मिनट रुकिए और हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आगे आने के बाद हम सबसे पहले देखेंगे हम क्या कर रहे थे। हम कर रहे थे सर अभी के एंड पे लास्ट टाइम क्या कर रहे थे हम। 1 मिनट दीजिए, कॉल लगा रहा हूँ। द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क का। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। 1 मिनट दीजिएगा बस। अच्छा, स्क्रीन विजिबल नहीं है। ओके, लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। ओके भाई, रिमेनिंग बच्चे कहाँ हैं? समझ में नहीं आया क्या उनको बिल्कुल भी? हार्ड हो गई टॉपिक अभी। बाकी सब कहाँ हैं आपके दोस्त लोग भी? कैन यू प्लीज कंफर्म भाई? एक मैसेज डाल दो ग्रुप में। हम आगे बढ़ जा रहे हैं, फिर स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? 4:10 पे शायद ज्वाइन करेंगे आप फटाफट की। सर 4:10 पे स्टार्ट करते हैं, हम 4:10 पे ही ज्वाइन करेंगे। चलिए ठीक है। फॉन्ट अच्छा है आपका ये, अखिलेश रोतान। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे, कैन यू प्लीज कंफर्म? तो हम कर रहे थे, मुझे क्वार्क नहीं चाहिए, बार बार क्वार्क बोलते नहीं चाहिए हमको। हम T7 पे थे और हम कर क्या रहे थे सर, हम कर रहे थे आपका क्लास। क्लास में हमने क्या क्या कर रहा था सर, ऊप्स में करवाने वाला था आपको। ओके ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे बेसिकली, इसे बंद करेंगे सबको और सबसे पहले हम इसमें खोल लेंगे अपना टर्मिनल और इसको हम मिनिमाइज कर देंगे नीचे बिल्कुल। और इसको हम साइड कर देते हैं क्योंकि ये भी हमको नहीं चाहिए। ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि आप सबको दिखे। ठीक है, नहीं ये ठीक है, हमको कोई साइड में नहीं चाहिए। ओके चलिए, तो होपफुली हमें ये पॉइंट क्लियर है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो हम क्या कर चुके थे, मेरे ख्याल से हम कर रहे थे आपका स्टैटिक। हम कर चुके हैं गेस, लेट मी जस्ट कंफर्म। मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले हम क्या क्या कर चुके हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो हम डेटा टाइप कर चुके हैं सबसे पहले। तो डेटा टाइप हम कर चुके हैं, लगभग लगभग सारा हमने कर लिया है। ठीक है, डेटा टाइप हो चुका है हमारे पास। ऑपरेटर हमारे पास हो चुके हैं, ऑपरेटर हम कर चुके हैं। फ्लो कंट्रोल हम कर चुके हैं, फ्लो कंट्रोल हम कर चुके हैं। फ्लो कंट्रोल के बाद फिर हमारे पास क्या था आपका, फंक्शंस हम कर चुके हैं। ठीक है, फंक्शंस हम कर चुके हैं। फंक्शंस फंक्शंस हम कर चुके हैं। ठीक है, फंक्शंस हम कर चुके हैं। फंक्शंस के बाद हमने क्या करा था सर, फंक्शन के बाद हमने मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर करा था। स्ट्रक्चर हम कर चुके हैं। ठीक है, पॉइंटर हम कर चुके हैं। ठीक है, पॉइंटर हम कर चुके हैं। एरे हम कर चुके हैं। ठीक है, एरे के बाद हम क्या बोलते हैं आपका, पॉइंटर एरे स्ट्रक्चर को साथ में कर चुके हैं। इन तीनों को कॉम्बिनेशन हम कर चुके हैं। ठीक है, तो हम इनका तीनों को कॉम्बिनेशन भी हम कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या करा हमने, इसमें मैं कर देता हूँ, इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी हम कर चुके हैं। ठीक है, होपफुली पॉइंट आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो हम ये भी कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें किसी को डाउट है? यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? तो ये भी हम कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्लास बनाई थी, क्लास भी हम कर चुके हैं। मतलब मेनली क्लास क्या होती है ये भी हमें पता है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं वो भी हमें पता है। ठीक है, ये भी हम कर चुके हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स भी हम कर चुके हैं। ठीक है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट हमें क्लियर हो चुका है। क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बाद सर हमने क्या करा था सर, ये पॉइंट हमारा हो गया। इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ। इसके बाद हमने क्या करा, क्लास एंड ऑब्जेक्ट के अंदर हमने देखा आपका कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर से भी पहले हमने देखा था स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल जो हमने होता है वो क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शन। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शन। स्टैटिक मेंबर फंक्शन ये भी हम कर चुके हैं। ठीक है, स्टैटिक मेंबर फंक्शंस भी हम कर चुके हैं। ठीक है, स्टैटिक मेंबर फंक्शंस भी हम कर चुके हैं। अब इसके बाद हम क्या कर चुके हैं, ठीक है? ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्लियर होनी चाहिए कि सर ये सब चीज़ें हम कर चुके हैं। ठीक है, अब ये होते क्या है, मैं लास्ट टाइम कल ही कराया हमने शायद ये। स्टैटिक वेरिएबल आपका वेरिएबल होता है अगर हम फंक्शन के अंदर बना रहे हैं जिसकी वैल्यू 0 से इनिशियलाइज़ हो जाएगी और वो आपकी रहेगी थ्रू आउट द प्रोग्राम। ये एक नॉर्मल सी का कॉन्सेप्ट था। सी प्लस प्लस के केस में स्टैटिक वेरिएबल आपका क्लासेस के अंदर भी है। क्लासेस के अंदर हम बना सकते हैं, लेकिन हम उसको डिक्लेयर कर सकते हैं लेकिन डिफाइन नहीं कर सकते। और डिफाइन हमें उसे बाहर ही करना है यूजिंग द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, और स्टैटिक मेंबर जो होता है, स्टैटिक मेंबर सिर्फ और सिर्फ एक स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो होता है, क्या होता है सर मेरे पास स्टैटिक मेंबर फंक्शन। स्टैटिक मेंबर फंक्शन सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक चीज़ों को, स्टैटिक मेंबर को ही एक्सेस कर सकता है और किसी चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकता है। जबकि हमारे पास इंस्टेंस मेंबर दोनों को एक्सेस कर सकता है। ये पॉइंट लास्ट टाइम मैं करा चुका हूँ, होपफुली आपको पॉइंट इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट क्लियर है सबको? कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो? ठीक है, ये भी हम कर चुके हैं। उसके बाद मैंने एक पॉइंट करा था आपको, दैट इज नथिंग बट कंस्ट्रक्टर।
कंस्ट्रक्टर मैंने कराया था, ठीक है? आपको कंस्ट्रक्टर क्या होता है, बेसिकली एक फंक्शन होता है, एक स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन होता है, जो फंक्शन जो होता है बेसिकली ये आपका कॉल होता है जब भी आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। इट कॉल्ड अप व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड, ठीक है? ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारे पास प्रोवाइड करता है हमारे पास। सी प्लस प्लस का कंपाइलर हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है, जिसे हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो हमारे पास सी प्लस प्लस में अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्टर कितने टाइप के होते हैं? पहला पॉइंट सर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर हम कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो वो अपने एंड पे एक कंस्ट्रक्टर बना देता है, जो कि एम्प्टी कंस्ट्रक्टर होता है। कौन-सा होता है? एम्प्टी कंस्ट्रक्टर, उसमें कुछ नहीं होता। और कंस्ट्रक्टर के लिए होने के लिए क्लास का नेम और कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नेम सेम होगा, उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा। कैन यू प्लीज़ कन्फर्म येस और नो? ये पॉइंट हम कर चुके हैं, मेरे ख्याल से इसमें हमें कोई डाउट एज़ सच नहीं होगा। ठीक है, होपफुली हम कर चुके हैं। एम्प्टी कंस्ट्रक्टर हम कर चुके हैं। उसके बाद हमने बोला सर पैरामीटराइज़ कंस्ट्रक्टर की बात करेंगे, जिसमें हमने पैरामीटर पास करे थे। ये कर चुके हैं? येस और नो? येस और नो? कैन यू प्लीज़ कन्फर्म? पैरामीटराइज़ कंस्ट्रक्टर हम कर चुके हैं, ठीक है? 1 मिनट दीजिएगा प्लीज़। हेलो? जी सर। सर मैं कॉन्फ्रेंस पे ले रहा हूँ, 1 मिनट दीजिएगा। हाँ सर। ठीक है, पैरामीटराइज़ कंस्ट्रक्टर हम कर चुके हैं। पैरामीटराइज़ कंस्ट्रक्टर के बाद हम हाँ सर। मैं मर्ज कर रहा हूँ कॉल। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, वो जो वृक्ष वाला था। यस सर। उसमें आपने कैसे किया? ठीक है, तो पैरामीटराइज़ कंस्ट्रक्टर की हम बात करें तो पैरामीटराइज़ जो कंस्ट्रक्टर है, बेसिकली वो हम कर चुके हैं। येस और नो? कैन यू प्लीज़ कन्फर्म? जिसमें पैरामीटर हम पास कर सकते हैं, एक से ज़्यादा, ठीक है? उसके बाद हमने बोला था सर पैरामीटराइज़ के बाद कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। क्या बोला था हमने? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हम कर चुके हैं, जिसमें हम कंस्ट्रक्टर एक के साथ 2 कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का मतलब क्या है? कंस्ट्रक्टर यानी ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टर नाम का आपका नाम सेम होगा यानी क्लास का नेम। पहला रूल आप याद रखिएगा, कंस्ट्रक्टर के केस में आपका क्लास नेम एंड कंस्ट्रक्टर नेम शुड बी सेम, ठीक है? ये पॉइंट समझ में आता है? ओवरलोडिंग का मतलब क्या है? दूसरा कोई कंस्ट्रक्टर बनाएँगे, बट उसमें पैरामीटर हम चेंज कर देंगे, ठीक है? एक पैरामीटराइज़ बनाएँगे कंस्ट्रक्टर, एक नॉन पैरामीटराइज़ बनाएँगे, या फिर हम ऐसा करेंगे 2 पैरामीटर या सिंगल पैरामीटर वाला बनाएँगे, तो उसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ये पॉइंट सबको क्लियर है? कैन यू प्लीज़ कन्फर्म? कन्फर्म है? भई चैट मुझे दिख नहीं रही है। ओके, ऑल गुड। तो मेरे ख़्याल से आपको ये पॉइंट क्लियर है, हम इतना पॉइंट कर चुके हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास पॉइंट इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैं मान के चल रहा हूँ। अगर किसी को कोई भी कुछ भी डाउट है, आई एम रिक्वेस्टिंग यू पीपल, आप लोग प्लीज़ आप इसका बता दीजिएगा, ठीक है? तो हम डिफ़ॉल्ट यानी एम्प्टी कंस्ट्रक्टर हम कर चुके हैं, पैरामीटराइज़ कंस्ट्रक्टर कर चुके हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हम कर चुके हैं। अब इसके बाद हमारे पास ये होता है कंस्ट्रक्टर को हम कैसे कॉल कर सकते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा-सा एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं फटाफट, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रक्टर। क्या है? डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा-सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है भई? कैन यू प्लीज़ कन्फर्म? इतना हम कर चुके हैं, मेरे ख्याल से इसमें हमें हमें डाउट नहीं होना चाहिए। फिर हमारे पास जो ऊप्स का कॉन्सेप्ट है, आज हम पूरा कंप्लीट कर देंगे ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ मैं, अगर होपफुली हो जाएगा तो पूरा का पूरा फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? फिर हम आपको थोड़ा-सा अगर हमारे पास ये हो जाता है, तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका थोड़ा-सा डेटा स्ट्रक्चर वाले पार्ट पे चले जाएँगे, जिससे आपकी जॉब लगती है। मैं आपको सीधा बताता हूँ, जॉब में बहुत हेल्पफुल होता है क्योंकि यही पॉइंट आपका आएगा। कॉन्सेप्ट तो आएँगे प्लस ये भी आएगा, ठीक है? चलिए, तो पहले के ठीक है, तो मैं काम करता हूँ सबसे पहले मैंने बोला जैसे स्टूडेंट S1 मैंने बनाया था और मैंने इसके अंदर क्या करा था सर? देखिए मैंने स्टूडेंट S1 बनाया था मैंने, S1 स्टूडेंट जब मैंने बनाया तो मैंने देखा कि ये जो स्टूडेंट S1 मैंने बनाया है, इसके अंदर मैंने क्या कर रखा है, आप ध्यान से देखिए मैंने क्लास स्टूडेंट बनाई है, पब्लिक सारे मेंबर है मेरे पास, इंट मार्क्स, रोल नंबर, स्टूडेंट और स्टूडेंट एक कंस्ट्रक्टर है क्योंकि इसका नाम और इसका नाम सेम है और जो कंस्ट्रक्टर होता है उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, देयर इज़ नो रिटर्न टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, नो रिटर्न टाइप, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। अब नो रिटर्न टाइप का मतलब वॉइड ले सकते हैं सर? नहीं। नो रिटर्न टाइप का मतलब वॉइड भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, ये कुछ रिटर्न नहीं करता है। ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? ठीक है? कैन यू प्लीज़ कन्फर्म? ओके, तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर हो गया और ये हमने एक तरह कंस्ट्रक्टर बनाया है, आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने खुद बना दिया। एक हमने बना दिया आपका ये वाला कंस्ट्रक्टर, ठीक है? तो होपफुली इसमें हमें पॉइंट क्लियर डाउट नहीं होना चाहिए, तो हमें ये डाउट नहीं होना चाहिए, मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है? तो उस केस में क्या होता है हमारे पास ये हमें क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं सर। तो अब एक बात मान के चलिएगा जो आपको शायद मैंने रूल नहीं बताया, मैं एक काम करता हूँ वो आपको बता देता हूँ। मैंने बोला एग्ज़ाम्पल के लिए सर, आपका व्हाट इफ मैं इसमें आपका ये एम्प्टी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता हूँ, ठीक है? एम्प्टी कंस्ट्रक्टर मैं नहीं बनाता हूँ, ठीक है? और उसके बाद मैं क्या करता हूँ सर आपका, मैं इसको कॉल करता हूँ S1 को और S3 और S2 को कॉल करता हूँ, ठीक है? ये पॉइंट समझ में आ रहा है? मैं बनाना चाह रहा हूँ सर कि आपका जो S1 है हमारे पास, वो ऑब्जेक्ट है किसका सर? देखिए इधर, मैं 1 मिनट दिखा देता हूँ। S1 है ऑब्जेक्ट किसका? स्टूडेंट क्लास का, ठीक है? स्टूडेंट क्लास का वो एक ऑब्जेक्ट है। पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? कैन यू प्लीज़ कन्फर्म?
ये है, और इसमें 12 और 45 अगर मैं पास करूंगा तो 12 और 45 किस में आ जाएगा, इस वाले स्टूडेंट में 12 इसके अंदर आएगा, 45 इसमें आएगा, और ये जो वैल्यूज है मैं इनको असाइन कर देता हूँ मार्क्स में और रोल नंबर में। ये पॉइंट होपफुली आपको क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट मैंने बनाया S2 और S3 दो, लेकिन यहाँ पर एरर है। तो यहाँ पर एरर क्या है सर कि बाय डिफॉल्ट आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बना है। सर मैं इसको रन कराऊंगा तो मेरे पास एरर आएगा कि ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर वहां पर है ही नहीं। ठीक है सर। फिर आप बोलोगे सर आपने तो बोला कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट बनता है, फिर मैं आपको क्लियर करता हूँ, एक सेकंड देखिएगा। t7.cpp अगर मैं इसे कंपाइल कराता हूँ, इसका आउटपुट में लेता हूँ t7 में, तो मेरे को एरर मिल जाएगा। यहाँ पर क्या मिल जाएगा सर, एरर मिल जाएगा। मैं इसको रन कराता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर एरर आ जाना चाहिए। मेरे पास यहाँ पर एरर आ चुका है। तो मेरे को एरर से एक चीज समझ में आती है, आप एरर को अगर पढ़ेंगे तो ये मेरे को क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग पे आओ बिल्कुल। ये बोल रहा है नो मैचिंग फंक्शन और कॉल टू स्टूडेंट स्टूडेंट, यानी कि ऐसा कोई वहां पर है ही नहीं S3 के लिए जो एम्प्टी ले रहा हो। ये एम्प्टी वाला है ही नहीं। कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो। सर लेकिन आपने बोला था आपका जो क्लास है वो आपका कंपाइलर क्लास के लिए एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बनाता है सर। मैं अभी भी बोल रहा हूँ वो बनाता है, लेकिन वो सर तब बनाता है जब आप कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते। देखो यहाँ पर आपका जो कंस्ट्रक्टर है ना, वो थोड़ा सा, जो कंपाइलर है वो थोड़ा सा एरोगेंट है। वो क्या कहता है आपसे, आई विल क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर फॉर यू। आई विल क्रिएट, ये बोल रहा है आपसे कौन, आई विल क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर फॉर यू, कंस्ट्रक्टर फॉर यू। ये कंस्ट्रक्टर फॉर योर ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर फॉर योर ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर फॉर योर ऑब्जेक्ट। ठीक है, कंस्ट्रक्टर फॉर योर ऑब्जेक्ट मैं बनाऊंगा। इफ यू आर नॉट क्रिएटिंग एनी कंस्ट्रक्टर, इफ यू आर नॉट क्रिएटिंग एनी कंस्ट्रक्टर, समझ रहे हो। इसकी कंडीशन क्या है, इफ यू आर नॉट क्रिएटिंग, इफ यू आर नॉट क्रिएटिंग क्रिएटिंग एनी कंस्ट्रक्टर। अगर आप खुद से कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बना रहे हो तो ये खुद से बना देगा। इफ यू आर नॉट क्रिएटिंग एनी कंस्ट्रक्टर तो बन जाएगा। बट व्हाट इफ, अगर मैंने बना दिया, अगर इफ यू हैव क्रिएटेड, आपने बना दिया यू हैव क्रिएटेड, देन आई विल नॉट क्रिएट। ये बोल रहा है कंपाइलर आपसे, देन आई विल नॉट क्रिएट एनी कंस्ट्रक्टर, देन आई विल नॉट क्रिएट एनी कंस्ट्रक्टर। कौन क्लियर हुआ सबको, कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो। अभी क्लियर हुआ सबको, एक मिनट दीजिए। ठीक है, तो मैंने बोला आपसे कि आई विल नॉट क्रिएट एनी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अगर आपने कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी बना रखा होगा, मैं नहीं बनाऊंगा। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। आई विल क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर फॉर यू, फॉर योर ऑब्जेक्ट इफ यू आर क्रिएटिंग एनी कंस्ट्रक्टर। अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्टर बनाते हो तो देन आई विल नॉट क्रिएट एनी कंस्ट्रक्टर, देन आई विल नॉट क्रिएट एनी कंस्ट्रक्टर, आई विल नॉट क्रिएट एनी कंस्ट्रक्टर। मैं कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाऊंगा। ठीक है, ऐसा ही मेरे को बोल रहा है कौन, कंपाइलर। तो इसी वजह से जब मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक्सपेक्ट करता हूँ वहां पर, तो मेरे को मिल जाता है एरर। ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ, कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो। तो मेरे को एरर क्यों आ रहा है, पॉइंट सबको समझ में आया, कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो। अगर समझ में आया तो यस और नो कर दो भाई प्लीज। ठीक है, होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ है। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं रखना। ठीक है, अब यहाँ पर ये पॉइंट हो गया। अगर ऐसा कोई केस होता है तो आई हैव टू क्रिएट द कंस्ट्रक्टर। कौन सा कंस्ट्रक्टर मुझे बनाना है सर, एम्प्टी कंस्ट्रक्टर जो है, जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, दैट इज ऑल्सो आई हैव टू क्रिएट। ठीक है, तो मुझे वो भी क्रिएट करना पड़ेगा सर। ठीक है, तो मैं उसके केस में इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए, उसके अंदर क्या मैं कोडिंग ना लिखूं कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके अंदर कुछ भी कोड ना हो, तो मैं एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। मैंने कहा स्टूडेंट, ये कंस्ट्रक्टर है क्योंकि इसका नाम और क्लास का नाम सेम है, और इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, और ये एक फंक्शन ही होता है। और ये अब मेरे पास आ गया, और यहाँ से मेरे पास एरर हट चुका है। एज यू कैन सी S3 एंड S2 में से मेरे पास एरर सर हट चुका है। अब मैं इसको अगर कंपाइल कराता हूँ सर, मैं क्या करता हूँ सर, इसको मैं बोलता हूँ कंपाइल करा देते हैं, तो अब मेरे पास कोई एरर नहीं होगा। ठीक है, और ये मेरे पास, मैं इसे रन भी करा सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ T7 लिखता हूँ तो ये रन हो जाएगा। पॉइंट क्लियर होगा सबको, कैन यू प्लीज कंफर्म। ठीक है सर, मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई डाउट एज सच नहीं होगी। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से मैं मान के चल रहा हूँ आप लोगों को इसमें कोई डाउट एज सच नहीं होना चाहिए। अगर है तो फिर से पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं आपको नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर की बात में बताता हूँ। सब एक बार फाइनल कंफर्मेशन दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। कंस्ट्रक्टर में किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है भाई, ठीक है, नो डाउट। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया है। ठीक है ठीक है सर, ये पॉइंट तो हमें क्लियर है, इसमें मैसेज कोई डाउट नहीं है। बट इसके बाद क्या सर, कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, नो सर। कंस्ट्रक्टर में दो तीन कॉन्सेप्ट और हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टर हमने कौन-कौन सा कर लिया, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कर लिया हमने, पैरामीटराइज़ कंस्ट्रक्टर कर लिया, और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हमने कर लिया है। और उसके बाद हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर आता है सर, दैट इज़ नथिंग बट आपका, कौन-सा होता है सर? कौन-सा कंस्ट्रक्टर आता है मेरे पास? मेरे पास एक कंस्ट्रक्टर आता है जिसे हम बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। क्या बोलते हैं सर हम उसे? कॉपी कंस्ट्रक्टर। क्या बोलते हैं सर हम इसे? कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है? तो वो पॉइंट भी मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है? तो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, पहले हम समझ लेते हैं। अब हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर हम करने वाले हैं सी प्लस प्लस में, देखो हमने कंस्ट्रक्टर कौन कौन से कर लिए हैं।
कंस्ट्रक्टर के बारे में हमने क्या क्या देखा सर? कंस्ट्रक्टर के बारे में हमने डिफॉल्ट देख लिया, जिसको हम एम्प्टी बोलते हैं। ये बनता है अगर आप कुछ नहीं बनाते हैं। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आपका तब बनता है, मतलब आप बनाते हो इसे, और अगर आपने ये बना लिया तब इस केस में आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बनाना पड़ेगा। तीसरा, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, यानी एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर आप बना सकते हो बाय वेरिंग द आर्ग्यूमेंट्स। आप आर्ग्यूमेंट अलग अलग के हिसाब कर करके आप अलग अलग कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पर ये पॉइंट समझ में आ गया सर। एक होता है मेरे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर। क्या होता है सर मेरे पास? कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या बोलते हैं मेरे से? ये मैं आपको करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है? ये बेसिकली कॉपी करने का काम आता है। तो मैंने एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर गया सर स्टूडेंट में, और मैंने करा यहाँ पर से, मैंने बोला S3 असाइन, मैंने बोला S1। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो उस केस में क्या होगा सर? व्हाट डू यू थिंक? कैन यू प्लीज कंफर्म सर? अगर मैं लिखता हूँ S3 के अंदर मैं S1 को असाइन करना चाह रहा हूँ, तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? अपने हिसाब से दिमाग लगाएं और मुझे बताएं। सर देखो, S3 असाइन S1 अगर हो रहा है, S1 के अंदर हमारे पास वैल्यूज हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो 12 और 45, और ये जो कंस्ट्रक्टर है डिफॉल्ट, ये तो एक्सेस नहीं कर सकता इसको, क्योंकि ये एम्प्टी है कंस्ट्रक्टर, क्योंकि ये कोई पैरामीटर इसने डिफाइन नहीं करा है, तो कोई आर्ग्यूमेंट भी ये रिसीव नहीं कर सकता है सर। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन आता है, क्या सर ये वाला रिसीव कर सकता है? सर ये रिसीव तो दो वैल्यू कर रहा है, लेकिन ये इंटीजर टाइप की कर रहा है। और अगर आप ध्यान से देखो, ये कुछ इस तरीके से है, अगर मैं बोलूं कि S3 के अंदर क्या हो रहा है बेसिकली, अगर मैं बोलूं स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट जो है मेरे पास कॉल हो रहा है, और उसके अंदर ऐसे ये पास हो रहा है, कुछ इस तरीके से ये लिखा है मैंने। इन दोनों का मतलब सेम है वैसे, बाय द वे। या इस चीज को मैं ऐसे लिखता हूँ, या फिर सेम चीज को मैं ऐसे लिखता हूँ, S3 असाइन, मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल के लिए S1, इन दोनों का मतलब सेम है। सर स्टूडेंट के अंदर S1, यानी S1 क्या है? स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो कि आपका रिसीव कर रहा हो स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट। पॉइंट समझ पा रहे हैं? कैन यू प्लीज कंफर्म? समझ पा रहे हैं? तो इसमें क्या आना चाहिए हमारे पास? हाँ भी, क्या आना चाहिए इसमें? बताओ, इसमें क्या आना चाहिए हमारे पास? बताओ भाई, गेस करो। क्योंकि हमारे पास कोई कंस्ट्रक्टर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या आना चाहिए हमारे पास? अरे भाई कंफर्म करो, क्या आना चाहिए हमारे पास? कोई लिख नहीं रहा है? एरर, प्रिय रावत ने लिखा एरर आना चाहिए हमारे पास। सर ऐसा आपको देख के लग रहा होगा, बट यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगा। अगर आप रियल वर्किंग देखोगे तो देखने में लग रहा है, जैसा मैंने बोला आपको, दो कंस्ट्रक्टर आपका कंपाइलर बनाता है। आपका कंपाइलर बाय डिफॉल्ट दो कंस्ट्रक्टर बनाता है आपके लिए। टू कंस्ट्रक्टर, दो कंस्ट्रक्टर बनाता है। दो कंस्ट्रक्टर आपका बनाता है कौन? आपका कंपाइलर फॉर यू। ठीक है, अभी तक वो एक बना रहा था, लेकिन अब आपको एक और नई चीज पता लगी, वो दो बना रहा है, एक नहीं बना रहा है। जो दूसरा है वो कौन सा है सर? जो दूसरा कंस्ट्रक्टर है वो है कॉपी कंस्ट्रक्टर। क्या है सर? कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर वो क्या बनाता है? कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाता है दूसरा वाला। ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस और नो सर? आप कॉपी कंस्ट्रक्टर भी खुद से बना सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। दिखता कैसा है हम उसके बारे में बात कर सकते हैं सर। ये क्लियर करेंगे, आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ कि आपका सी प्लस प्लस का कंपाइलर आपके लिए दो कंस्ट्रक्टर बना के रखता है, जिनमें से एक होता है डिफॉल्ट, और कॉपी कंस्ट्रक्टर तो वो बनाएगा ही बनाएगा हर केस में। क्या आप खुद का कंस्ट्रक्टर बनाओ या ना बनाओ, तो उसको वो मना नहीं करता। ठीक है, कैन यू प्लीज कंफर्म? भाई सबके सब कंफर्मेशन देंगे ना प्लीज? ठीक है। अब सी प्लस प्लस ने बोला, मेरे को कंपाइलर ने बोला, देखो भैया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो मैं तभी बनाऊंगा जब आप कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बना रहे हो, और कॉपी कंस्ट्रक्टर तो मेरा भाई है, तो मैं भाई को छोड़ नहीं सकता हूँ अपने। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर तो बनेगा बनेगा। और मैं आज का सेशन शायद इस रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं करी, मुझे ऐसा लग रहा है। ये कर रखी है, सॉरी माय मिस्टेक। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे। सर ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। अब देखो सर, कॉपी कंस्ट्रक्टर होता कैसा है, अगर हम इसे खुद से कोड में बना के देखें, वैसे दिखाएं तो इसमें कोई एरर नहीं होगा। मैं इसको कुछ कंपाइल करा के दिखा देता हूँ आपको। ये देखने में एरर वाला लगेगा आपको, कंपाइल कराऊंगा तो मेरे पास कोई एरर नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, कंपाइल हो गया, मैं रन करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन ये काम कैसे कर रहा है उसको समझ लेते हैं। पहला पॉइंट, कि सर जैसे भी हम कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं ना, यहाँ पर जैसे S1 असाइन हमने बोला स्टूडेंट, इसको लिखने का दूसरा तरीका होता है, अगर जिनको जावा आती है इनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हमें इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये पॉइंट अगर आपको समझ में आया, दोनों का मतलब सेम है। समझ में आया सबको? या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, S3 को, S3 असाइन, मैंने बोला स्टूडेंट, बोला स्टूडेंट, इसका मतलब भी सेम है। समझ में आया सबको? और S2 में अगर बोलूं डायरेक्टली, मैंने बोला स्टूडेंट, मैं इसमें कंस्ट्रक्टर कॉल कर दे रहा हूँ। समझ में आया सबको? यस और नो? तो मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। तो आपको लिखने का तरीका समझ में आया पहले? मैं यहाँ पर से स्टूडेंट S1 में, अगर आप चाहो तो मैं अलग अलग से भी बना देता हूँ। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है। ये मुझे क्या बोल रही है? स्टूडेंट S1 के अंदर
स्टूडेंट में मैंने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया और इसमें मैंने पास कर दिया 12 और 45, और जो कंस्ट्रक्टर आपकी दो आर्गुमेंट रिसीव कर रहा है उस पर चला जाएगा। तो कौन सा आर्गुमेंट में वैसे मेरा स्टूडेंट वाला दो, यानी कि एक ये दो रिसीव कर रहा है इंटीजर टाइप की, और मैंने इंटीजर टाइप की पास करी है, तो मेरे पास ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और इसके अंदर जो काम है वो चल जाएगा। वैसे इसके अंदर एक ही काम, दो ही काम हो रहे हैं। ये जो वैल्यूज उन्हें उठा रहा है और उनको रखवा दे रहा है इन वैल्यूज के अंदर। कैन यू प्लीज कंफर्म? ये क्लियर हुआ सबको? समझ पा रहे हो आप लोग? सेम लाइन को दोबारा लिख दूं मैं? देखो इन साइंस इस लाइन का मतलब एग्जैक्ट सेम लिख रहा हूं मैं, ताकि आप कंपेयर कर पाओ। मैं लिखा स्टूडेंट S1, मैं लिखा स्टूडेंट S1, और उसके अंदर मैं सीधा सीधा पास कर देता हूँ क्या, 12 और 45। तो ये वाली लाइन 12 और 45 वाली जो मैंने बोली, ये एक्जैक्टली सेम है नीचे वाली लाइन की तरह। उसके बाद जो कॉमा दिया मैंने, और मैं सीधा S3 लिख रहा हूँ, ये मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसको S3 असाइन स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करूँ ऐसे, या फिर मैं S2 को ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? कैन यू प्लीज कंफर्म? क्योंकि ये शॉर्ट पड़ता है, इसलिए लोग ये वाला प्रेफर करते हैं सी प्लस प्लस वाले। लेकिन जिनको ये जावा आती है वो ये भी इस तरीके से भी लिख सकते हैं। उसमें बस एक न्यू कीवर्ड ऐड हो जाता है यहाँ पर, और कुछ नहीं होता। कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो? ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से भी हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। और मैं इसको कंपाइल और रन करके भी दिखा देता हूँ, इसमें कोई एरर हमारे पास नहीं है सच। फिर मैं कॉपी कंस्ट्रक्टर पे दोबारा आता हूँ। कंपाइल करा, इसको रन कराया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद सर मैंने बोला कि कॉपी जो कंस्ट्रक्टर है वो कैसे काम कर रहा है, कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसा दिखता है उसके बारे में बताते हैं। तो मैंने कहा एक कंस्ट्रक्टर बनाना है सर। मैंने बोला क्योंकि इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा तो मैं सीधा लिखूंगा स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि क्लास का नेम और कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होता है। और ये स्टूडेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट ले रहा होगा, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर स्टूडेंट, और इस स्टूडेंट को मैं मान लेता हूँ एस। और इसके बाद अगर मैं बनाता हूँ कुछ इस तरीके से, और मैं क्या करता हूँ, जो इसकी वैल्यूज है, जो एस बना है एस डॉट, जो भी एस के अंदर वैल्यूज आई हैं वो इसके अंदर कॉपी हो जाए। ठीक है, किसके अंदर? मैं बोल रहा हूँ जो इसके अंदर वैल्यूज है आर, यानी रोल है इसके अंदर, वैल्यूज क्या है हमारे पास, मार्क्स और रोल। तो इसका जो मार्क्स है, जो कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है वो अपने मार्क्स को डायरेक्टली कॉल कर सकता है, और एस डॉट मार्क्स के अंदर जो वैल्यू रखी है, एस डॉट मार्क्स के अंदर जो वैल्यू रखी है, एस डॉट मार्क्स के अंदर जो वैल्यू रखी है, वो इस तरीके से कुछ कॉपी हो जाए, पहला। दूसरा, दूसरा मैं इसमें ये लिखता हूँ सर, मैं लिखा आपका रोल, ठीक है, मैं लिखा रोल। तो रोल के अंदर मैंने क्या लिखा, एग्जाम्पल के लिए एस डॉट रोल, जो एस डॉट रोल के अंदर वैल्यू रखी है वो इसके अंदर कॉपी हो जाए। ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? कैन यू प्लीज कंफर्म? अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अगर सर वो इस तरीके से करता है, एग्जाम्पल समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कोई नहीं समझाएगा, ध्यान से देखना। अगर सर ये वाला कॉल होता है मेरे पास, कौन से वाला, ये वाली लाइन के बाद ऊपर की सारी लाइन कमेंट कर दो। ठीक है, ये हमने बना रखा है स्टूडेंट, बाकी सब इनकी भी जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं ताकि हम अच्छे से देख पाए, और इस सबको करते हैं हम ऐसे, और यहाँ से इसको कर देते हैं कमेंट। ठीक है, तो ये हमने कमेंट कर दिया, सिर्फ दो लाइन चलेंगे अब ये वाली। यहाँ पर स्टूडेंट नाम का एक S1 नाम का ऑब्जेक्ट बना है, और इसके अंदर मैं S3 के अंदर क्या कर रहा हूँ, S1 रखवा रहा हूँ, S1 पास कर रहा है, यानी ये। अब यहाँ पर डिफॉल्ट जैसे मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है, कॉपी कंस्ट्रक्टर थे, मुझे एरर दिखा रहा है, क्यों सर, एरर क्या है यहाँ पे? अगर आप होवर करोगे तो आपको पता लग जाएगा। कॉपी कंस्ट्रक्टर फॉर क्लास स्टूडेंट मे नॉट हैव अ पैरामीटर ऑफ टाइप स्टूडेंट, और स्टूडेंट टाइप का पैरामीटर नहीं होगा, पहला पॉइंट वो ये कहना चाह रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है, देखो। यहाँ पर मैं अगर S1 के अंदर स्टूडेंट S1 को कॉल करता हूँ, स्टूडेंट को कॉल करता हूँ, और उसमें S1 पास करता हूँ, तो उसके अंदर क्या होगा सर, मेरे पास क्या बनेगा, ये स्टूडेंट पे आ जाएगा। और इसके अंदर क्या होगा, इस एस टाइप का एक और ऑब्जेक्ट बनेगा। और जब एस टाइप का एक और ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि इसके अंदर एक्चुअल में वैल्यूज है S1 की, तो क्या करेगा, ट्राई करेगा कॉपी कराने के लिए, तो ये एक और कंस्ट्रक्टर बनाएगा और ऐसे ही घूमता रहेगा, ये रिकर्सिव लूप बन जाएगा। मैं दोबारा बताता हूँ, मैंने बोला सर ये तो मेरे पास बन गया स्टूडेंट S1 का ऑब्जेक्ट, और कॉपी कंस्ट्रक्टर की हेल्प से जो ऑलरेडी रखा था, मैं उसकी हेल्प से अगर करता हूँ, S1 यहाँ पर जो मेरे पास वैल्यू थी, मैं ऐसे कॉल करता हूँ और इसमें पास कर सकता हूँ। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसे, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे लिख सकते हो, ये वाला S1, ठीक है, ऐसे। तो भी मतलब सेम ही है, ठीक है, जैसे समझना है वैसे समझ लो। ठीक है, जैसे समझना है वैसे लिख लो, दोनों का मतलब सेम है। लेकिन यहाँ पर सर अगर मैं S1 पास करता हूँ, तो उस केस में किसमें रिसीव होगा सर, एस के अंदर। एस के अंदर अगर रिसीव होगा तो इसका मतलब क्या है सर, कि एक बार स्टूडेंट का फिर ऑब्जेक्ट बनेगा और उसके अंदर वैल्यू पास होगी, तो ये रिकर्सिव हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लगा देना आपने एड्रेस। क्या लगा देना आपने, एड्रेस लगा देना, और सारी प्रॉब्लम होगी रिजॉल्व, क्योंकि एड्रेस कभी चेंज नहीं हो सकता। ये सारे एरर हट चुके हैं, और यहाँ पर मेरे पास एरर नहीं होना चाहिए। S3 इज अनडिफाइंड, अच्छा मैंने स्टूडेंट टाइप का बनाना पड़ेगा ना S3, तो लिखना पड़ेगा ना स्टूडेंट टाइप का है, स्टूडेंट है S3 का, ठीक है। तो ये एरर आपको, ये भी रिजॉल्व हो गया, समझ में आया? कैन यू प्लीज कंफर्म? अब मेरे पास कोई एरर नहीं है। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कुछ इस तरीके से होता है। तो मैं कंपाइल करूंगा, और और मेरे को यहाँ पर कोई एरर आ रहा है, मैं इसको देख लेता हूँ। यहाँ पर मैंने S1 बनाया है यहाँ पर, और S1 के अंदर मैंने स्टूडेंट के अंदर S3 के अंदर ये पास करा है मैंने, और मैंने कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया है, और मैंने S के अंदर लिया S डॉट मार्क्स X डॉट रोल,
और मेरे ख्याल से इसमें मैंने जो वैल्यूज ली हैं मार्क्स की सही है, रूल की भी सही है, तो मेरे पास एरर नहीं होना चाहिए, बट ये दिखा रहा है मुझे। और ये एरर क्या दिखा रहा है उसको देख लेते हैं फटाफट हम, ठीक है। int function int main invalid initialization of non constant reference of type student and from r value of student this। ये मुझे वैल्यू में एरर दिखा रहा है ऊपर वाली लाइन में, यानी कि इसमें। अगर हम नीचे वाली लाइन को कमेंट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास किसमें एरर आ रहा है, तो हमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सेव करते हैं हम और हम इसको दोबारा चलाते हैं, ठीक है। हम इसे कंपाइल करेंगे और ये ऊपर वाली लाइन में ही एरर है। और इसका एरर क्यों है? इस लाइन में एरर नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि हमने ऐसा कंस्ट्रक्टर बना रखा है, गेस बना रखा है हमने, नहीं बना रखा है, क्योंकि ये पहले भी चल रहा था। यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? सर S1 लेंगे, रुको एक मिनट। क्या S1 लेंगे? नहीं, यहाँ पर कह रहे हो आप, यहाँ पर S1 लेंगे हम, S1 के रेफरेंस को लेंगे। एक मिनट रुकिए, सेव कर लेता हूँ मैं। अगर हम इसे कंपाइल कराते हैं तो इसमें क्या S1 से क्या उससे क्या फर्क पड़ेगा? वही मैं सोच रहा हूँ, यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। सर एड्रेस से वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा। क्या करना होगा? एड्रेस से वैल्यू में। रुको मैं कॉपी कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन पहले वो कर देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एरर क्या है, ठीक है, एक मिनट दीजिए बस। एरर आजकल ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। एक मिनट रुकिए। तो मैंने क्या करा सबसे पहले, सर देखिए, एक मिनट रुकिएगा। ये कोई बहुत बड़ा एरर नहीं है, ये अभी सॉल्व हो जाएगा। ये हमने अभी देखा S1 इसकी वजह से एरर आ रहा है, इसको हम हटाएंगे यहाँ से, तो ये हमारे पास एरर होपफुली रिजॉल्व हो जाएगा। सेव करा मैंने इसको, तो यहाँ से हट गया। तो S1 डॉट मार्क्स है जो एड्रेस है, उसमें हम कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे पास मार्क्स की वैल्यू एक्सेस कर पा रहा है, ये हो रहा है। अगर मैं इस पूरे को भी कमेंट कर देता हूँ, क्या इसकी वजह से एरर आ रहा है? एक बार चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से कमेंट कर देता हूँ और मैं इसको कंपाइल कराता हूँ और मेरे पास कंपाइल हो गया, तो ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया कि एरर है इसकी वजह से, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ से दोबारा अनकमेंट करते हैं और हमने स्टूडेंट बनाया और स्टूडेंट टाइप का रिसीव करा है, तो इसमें हमने एड्रेस लिया एस का, और एस के अंदर जो मार्क्स हैं जो आएंगे, जो रिसीव होंगे, वो मार्क्स और रोल नंबर को मैंने इसमें असाइन कर दिया है। क्लियर हुआ? लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर मैं इसको दोबारा चलाता हूँ, इस बार कंपाइल करता हूँ, तो मेरे को एरर दे रहा है। और स्टूडेंट में क्या आ रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं इसे अच्छे से, फिर समझ में आ जाएगा। देखिए, एरर ऐसे रिजॉल्व होते हैं। इनवैलिड इनिशियलाइजेशन ऑफ नॉन कांस्टेंट रेफरेंस, ठीक है, कांस्टेंट रेफरेंस नहीं है। एंड फ्रॉम आर वैल्यू ऑफ स्टूडेंट दिस, ठीक है। इनिशियलाइजिंग ऑफ आर्गुमेंट ऑफ स्टूडेंट स्टूडेंट एंड स्टूडेंट एस, ठीक है। ये हमें बता रहा है इसके अंदर हमें क्या, इनिशियल आर्गुमेंट ऑफ वन वन ऑफ दिस, ठीक है। वैसे इसमें स्टूडेंट का टाइप तो जाएगा, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अगर मैं इसको कर लूँ तो एस तो मैं लिख ही नहीं सकता हूँ। तो ये कुछ कॉपी कंस्ट्रक्टर ऐसे जाता है। मैं काम करता हूँ, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, मैं लिखा कॉपी, कॉपी कंस्ट्रक्टर। हमने क्या कोड गलत लिखा है, क्योंकि वैसे मेरे हिसाब से तो सही दिख रहा है मुझे। कंस्ट्रक्टर अगर हम लिखेंगे इन सी प्लस प्लस में ही है, तो सी प्लस प्लस में ही हम जाएंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड, और हम आगे गीक्स फॉर गीक्स पे, और यहाँ पर हमें मिल जाना चाहिए कि कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए पॉइंटर बना रखा है इन्होंने, जैसे कि पॉइंटर हमने भी बनाया है। तो हमने क्या करा है, सबसे पहले इन्होंने क्या करा है, देखिए यहाँ पर हमारे पास एक क्लास बनाई है पॉइंट नाम से, ठीक है। पॉइंट नाम से क्लास बनाई है, इसके प्राइवेट वेरिएबल लिए है, पब्लिक वेरिएबल लिए है। पब्लिक के लिए हमारे पास पॉइंट फंक्शन जो कि रिसीव करे, कंस्ट्रक्टर है बाय द वे। x1 के अंदर x हो रहा है, तो नॉर्मल नॉर्मल हो गया हमारे पास। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, कॉपी कंस्ट्रक्टर ये बनाया हमारे पास, इसमें हमने पॉइंट नाम से लिया है और कॉन्स्ट लगाना है बस। हमने क्या रूप मिसिंग कर दिया यहाँ पे, कॉन्स्ट। वो कह रहा है टेम्परेरी, मेरे ख्याल से कॉन्स्ट की वजह से हमारा एरर दे रहा है हमें, तो हमें इसे कांस्टेंट करना होगा, क्योंकि हम इसको चेंज नहीं कर सकते कभी भी। ये हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए इसलिए। और होपफुली ये एरर रिजॉल्व हमारे पास अब हो चुका होगा। कंपाइल करेंगे हम और ये खत्म हो गया एरर, ठीक है। समझ में आया सबको? कैन यू प्लीज कंफर्म? तो एरर कुछ वो सिर्फ यहाँ पर कांस्टेंट लगाना नहीं था, या कांस्टेंट लगाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एड्रेस कभी भी चेंज नहीं हो सकता, इसलिए आपको सिर्फ यहाँ पर कांस्टेंट लगाना है। बाकी सब आपका सेम है, ठीक है। जो मैंने कंसेप्ट बताया वो एज इट इज ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ यही कंसेप्ट है। तो यहाँ पर से हमारे पास ये हमें कॉपी कंस्ट्रक्टर समझ में आया। कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो? कुछ भी डाउट है प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू पीपल, कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ कि हमें ये क्लियर हो चुका है, इसमें कोई डाउट ऐसा हमें है नहीं, ठीक है। तो मैंने बोला सर ये तो हमें क्लियर हो गया, ठीक है। आकाश वर्मा प्लीज एक्सप्लेन अगेन, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ सर, देखो आप,
मैं दोबारा स्टार्टिंग से बताता हूँ, देखो फटाफट बताता हूँ, अब जल्दी से बताऊंगा। देखो हमारा जो कंपाइलर है वो दो कंस्ट्रक्टर बनाता है, ठीक है। डिफॉल्ट वो तब बनाता है जब हम कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते, जब हम कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते, जब हम कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते, कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते, तब उस केस में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी वो खुद बना देता है। और अगर हम बनाते हैं तब उस केस में वो डिफॉल्ट नहीं बनाता, लेकिन कॉपी कंस्ट्रक्टर तो हमेशा बनाता है। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर वो हमेशा बनाता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर वो हमेशा बनाता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस और नो कंफर्म करेंगे प्लीज। आकाश वर्मा, कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो? ठीक है, ये पॉइंट तो हमें क्लियर हुआ। अब उसके बाद मैंने बोला सर ये पॉइंट हमें क्लियर है। अब मैंने बोला कॉपी कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या है सर? मैंने बोला मेरे पास क्लास है, मैं खुद यहीं पे डिफाइन कर लेता हूँ क्लास। मैंने कहा क्लास बहुत छोटी सी, मैंने बोला क्लास, इसे बोल दिया मैंने ए, ठीक है, ए से मैंने बना दिया। इसके अंदर मैं दो ही कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ अभी के लिए। मैंने बोला ए, एक कंस्ट्रक्टर की क्लास और कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होगा, रिटर्न टाइप कुछ नहीं होगा। तो ये एक हो गया मेरे पास, और इसमें मान के चल रहा हूँ मेरे पास दो आर्गुमेंट ले रहा हूँ मैं, इंट ए की ले रहा हूँ, मान के चलो इंट ए। और ये जो है मेरे पास, इसमें एक प्राइवेट वेरिएबल रख लेता हूँ, बल्कि सी आउट करा रहा हूँ, मान के चलो मैं ए को, बस इतना कर रहा हूँ और कुछ नहीं, सी आउट ए, ये कुछ कर नहीं रहा है, ठीक है, सी आउट ए। इतना क्लियर हुआ? यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? ठीक है, एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, वन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मैंने बना दिया, क्लियर आकाश? ठीक है, अब मैंने क्या करा सर, मैंने कहा एग्जांपल के लिए, अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो मेरे पास है नहीं। मैं क्या करता हूँ, अब मेन फंक्शन की कोडिंग चलाता हूँ। तो मेन को सीधा लिखता हूँ, मैंने लिखा मेन। मेन के अंदर मैंने बोला सर आपसे, और स्ट्रेट फॉरवर्ड जब मैं मेन के अंदर आता हूँ, मैंने मेन के अंदर करा क्या, वो देखिए, मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा सा, और इसको मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ, ठीक है। अब मेन के अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ, तो मैं इसका ये ब्रश डिलीट कर देता हूँ पहले, ठीक है। और उसके अंदर मैंने मेन के अंदर आया, ठीक है। मेन के अंदर आने के बाद ये चीज ध्यान रखिएगा, इसके अंदर मेरे पास अभी एक ही कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो अब उस केस में क्या हुआ सर, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, देखिए, मैंने बोला आपका, मैंने ए क्लास का, मैंने बोला आपका ए क्लास का, जो ए क्लास है मेरी, उसका ऑब्जेक्ट बनाना है। तो मैंने बोला ए का एक स्मॉल ऑब्जेक्ट बना लो, बोलो A1। क्लियर हुआ? कैन यू प्लीज कंफर्म? आकाश वर्मा, इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, यस और नो? ए टाइप का एक A1 ऑब्जेक्ट बन गया। या फिर इसी को बनाने का दूसरा तरीका मैंने आपको अभी बताया, जो कि मैंने बोला आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो मतलब सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप इसे ऐसे भी लिखेंगे तो भी मतलब सेम ही है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ सर? ठीक है। अब अगर मैंने बना लिया A1 का एक ऑब्जेक्ट, लेकिन ये एम्प्टी है, ये क्या सर है, एम्प्टी है ये, और एम्प्टी यहाँ पर अब नहीं बना होगा, क्योंकि ये A1 को कॉल कर रहा है, ये क्लास A को कॉल कर रहा होगा, यानी कि अभी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कोई भी पैरामीटर नहीं लेता, तो इसने बनाया नहीं होगा, क्योंकि हमने खुद से बना दिया है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो उस केस में हमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। समझ में आया नहीं आया? कैन यू प्लीज कंफर्म? कैन यू प्लीज कंफर्म? ठीक है, लेकिन सर मैं एक काम करता हूँ, मैं इसकी, मुझे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चाहिए नहीं, मैंने बोला 5 लो, ये 4 डाल दिया मैंने। तो अभी ये वैलिड है, कैन यू प्लीज कंफर्म? अभी ये वैलिड है पूरा, ठीक है। अब जबकि ये मेरे पास वैलिड है सर, क्या है सर, ये मेरे पास अब की बार वैलिड है, तो कोई दिक्कत नहीं थी। सर फिर मैंने क्या करा, ए टाइप का मैंने एक और बनाया, A2 मैंने बना दिया, ठीक है। और A2 के अंदर मैंने क्या करा, आपका असाइन करा दिया A1। ये पॉइंट समझ में आया? कैन यू प्लीज कंफर्म? समझ में आया? ठीक है। अब देखो सर, ये जो A2 के अंदर A1 रखा, A1 का टाइप है A, और A2 का टाइप भी है A। एक्चुअल में ये लिखा कैसे है, इसको इस तरीके से देखो, ये इसका मतलब क्या है सर, एक्चुअल में ये जो लिखा है इसका मतलब कुछ इस तरीके से है कि सर A2 जो है, उसके अंदर आपने A कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, और उसमें आपने A1 को पास कर दिया। कितना पॉइंट क्लियर हुआ? कितना पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है। अब मैंने बोला सर ये पॉइंट तो मुझे समझ में आ गया। अब पॉइंट क्या आ रहा है सर, कि ये तो मुझे समझ में आ गया। अब यहाँ पर ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर है जो A1 का टाइप का रिसीव करता हो? देखो यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ, तो मुझे कोई भी ऐसा कंस्ट्रक्टर, मैंने सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्टर बना रखा है, ये वाला। मैंने सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्टर बना रखा है, वो है ये वाला। मैंने क्या बना रखा है, इस पूरी क्लास में एक ही कंस्ट्रक्टर है, वो है ये वाला। पॉइंट समझ में आया? इसके अलावा कोई कंस्ट्रक्टर इसके अंदर है नहीं, क्लास ए के अंदर। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है, जब इसके अंदर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है, अगर मैं इसको देखूं, ए एक कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, जिसकी डेफिनेशन कुछ देखने में हम अगर विजुअलाइज करें तो कैसी होगी, कि ए एक कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, जैसे कि हम समझ पा रहे हैं, ठीक है, एक कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, और उसके अंदर A1 पास हो रहा है। और A1 का टाइप क्या है सर, मेरे पास A1 का टाइप है क्या, मेरे पास ए, कुछ इस तरीके का है। समझ में आया? ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। समझ में आया? यस और नो? क्योंकि A1 का टाइप क्या है, ए है। कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो? क्योंकि वो A1 का टाइप था ना, ए। लेकिन सर अगर मैं बात करूं, और A1 के अंदर जो वैल्यू पास हुई है, वो हमारे पास रखी चली जाएगी इसके अंदर सर, इसके लोकल वेरिएबल में जो इसे कॉल कर रहा है, वो कॉल कौन कर रहा है अभी एंड पे, अगर देखा जाए, तो मेरे पास अभी ये बन रहा है A2 के लिए। तो उसकी जो लोकल वैल्यूज होंगी, जो A2 के लिए बननी शुरू हुई होंगी, वो क्या होंगी, एक मिनट रुको। A2 को भी ये पॉइंट नहीं कर रहा है, रुको एक मिनट, इसको मैं बड़ा करता हूँ थोड़ा सा। तो मैंने इस केस में क्या करा, मैंने बोला मेरे पास क्या था इसके अंदर, अगर मैं कंस्ट्रक्टर की बात करता हूँ,
मेरे पास इस कंस्ट्रक्टर में थोड़ी स्पेस देके छोड़ देता हूँ और ऊपर देखता हूँ। मेरे पास मैंने क्या लिया था, इंट क्या लिया था मैंने, इंट ए लिया था। तो ये जो इंट ए है, क्या है सर, मेरे पास इंट ए है, इसके अंदर क्या वैल्यू रखी है, ए। इस ए के अंदर मैं रखवाना चाह रहा हूँ ए वन का जो ए है, क्योंकि ए नाम से मैंने एक वेरिएबल लिया था और मैंने ए करके आपको कंफ्यूज कर दिया, शायद बहुत सारे ए डाल दिए मैंने इसमें, सब जगह मैंने ए कर दिया। कॉन्सेप्ट समझो सिर्फ, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो। ए और बी पे मत वो मत दो, ठीक है। पॉइंट समझ में आया थोड़ा ये वाला? आकाश वर्मा, कैन यू प्लीज कंफर्म? अब सर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई? अब यहाँ पर जो A1 है, अगर मैं इसे करूंगा तो यहाँ पर एरर आएगा, क्यों? क्योंकि सर ये हमेशा जब भी A1 को कॉल कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा सर, जब भी ये A1 को कॉल कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा सर, जब भी A1 को कॉल कर रहा होगा, तो उस केस में क्या होगा सर, A1 हर बार बन रहा होगा, ये रिकर्शन हो जाता है यहाँ पे। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर एड्रेस देना होता है, सिर्फ इतना समझ लो। यहाँ पर क्या देना पड़ेगा सर मुझे, एड्रेस, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए देना पड़ेगा, ताकि मैं ए का एड्रेस दे सकूं। और क्योंकि ये जो ए है, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो है इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि एड्रेस है, तो इसलिए हम इससे पहले एक लगाएंगे कांस्टेंट, ये हमें रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, समझ में आया? कैन यू प्लीज कंफर्म? आकाश वर्मा, फिर मैं इसे प्रोग्रामेटिकली दोबारा बताता हूँ छोटे में। देखिए, मैंने कॉपी कंस्ट्रक्टर जब आपको बोला, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर के केस में मैंने बोला अगर मैं कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता हूं तो भी मेरे पास ये बना हुआ है, ये वाला कंस्ट्रक्टर आपका कंपाइलर बना देता है आपके लिए। आपका कंपाइलर ये वाला कंस्ट्रक्टर आपके लिए बना रहा है। समझ पा रहे हो ये पॉइंट, यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? अगर आप नहीं भी बनाते हो, लेकिन आप चाहो तो इसको ओवरराइड कर सकते हो और इसमें कुछ डेटा को आप चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हो। और जब भी आपको करना है, इसका सैंपल याद रख लो, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बहुत सिंपल सा सैंपल है सर, क्लास का नेम होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर है, और क्योंकि कंस्ट्रक्टर है तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या होगा, ये पैरेंथेसिस लगे हुए हैं, क्योंकि एक फंक्शन की तरह है, बॉडी ओपन बॉडी क्लोज। और उसके बाद क्या होगा सर, जो क्लास का नाम है उस टाइप का ये डेटा रिसीव कर रहा होगा, उस टाइप का एक पॉइंटर ये रिसीव कर रहा होगा, और ये हमेशा कांस्टेंट होगा, डेट सेट। और जो ये पॉइंटर है, इसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, मार्क्स और रोल नंबर को एक्सेस कर रहे हैं। और जो हमारे पास बने इस केस में, वो अगर हमारे पास 10 वैल्यू होगी तो 10 वैल्यू को ये कॉपी करवा रहा होगा। समझ में आया? कैन यू प्लीज कंफर्म? कैन यू प्लीज कंफर्म भाई? बाकी सब कंफर्मेशन देंगे प्लीज। जिनको नहीं आया, अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, मैं एक बार और समझा देता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि इंटेंशन ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। मेरे ख्याल से वैसे इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है ये, 10-12 मिनट का ही कॉन्सेप्ट है, अगर आप देखने पे जाओगे तो 10-12 मिनट में समझ में आ जाना चाहिए। बट अगर आपको बड़ा लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, तो मैं समझा देता हूँ एक बार और, क्योंकि यही चीजें आपको और सब लोगों से डिफरेंट बनाएंगी, यही चीजें आपको लीड करवाएंगी, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट जो बच्चे छोड़ रहे हैं, जिन जो बच्चे यहाँ पे 40 के आसपास थे, अब नहीं है, उनको ये कॉन्सेप्ट सीखने को नहीं मिला, उनको यही नहीं पता कि दो कंस्ट्रक्टर बनाता है हमारे पास कंपाइलर। एटलीस्ट आपको ये तो पता ही लग गया। उसके बाद दूसरे में आपको पता लगा कि वो कॉपी करवाता है डेटा एक से दूसरे में, ये भी आपको पता लगा। ठीक है, जो इसका डेटा था, किसका, यहाँ पर डेटा किसका था, S1 का जो डेटा था वो इसमें आ गया होगा, किसमें, S3 के अंदर। ये भी आपको क्लियर हो गया। कैसे बनता है, इसकी शेप क्या होती है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर है, इसका नाम क्या रहेगा सर, इसका नाम वही रहेगा, क्या बोलते हैं आपका वो। अब ये मेरे को यहाँ पर एरर दिखा रहा है, S3 ले रखा है मैंने, और S3 का टाइप मैंने डिफाइन नहीं करा, इसलिए एरर दे रहा है, तो मैं S3 का टाइप डिफाइन कर देता हूँ, स्टूडेंट। तो अब मेरे पास एरर नहीं होना चाहिए, राइट, मैंने रीड कर दिया, तो मेरे पास एरर हट गया। अब S1 डॉट शो दिखा रहा है मुझे, S1 डॉट शो में मेरे ख्याल से मेथड नहीं है क्या ये, सेमीकोलन मिसिंग है, अच्छा ओके, इधर सेमीकोलन मिसिंग है, अभी ठीक है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर हो गया। अभी किसी को डाउट है तो प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू, एक बार बता दो मुझे, मैं दोबारा बता देता हूँ। कॉपी कंस्ट्रक्टर को, कंस्ट्रक्टर का टॉपिक बहुत बड़ा है, इनहेरिटेंस के अंदर भी जाएगा ये, कंस्ट्रक्टर चेनिंग भी है, तो कंस्ट्रक्टर का टॉपिक तो एंडलेस है, जितना सीखो उतना कम है। आप अगर ये सोचते हो कि हमने कंस्ट्रक्टर पहले से आता है, तो जो अभी तक आपने सीखा होगा बहुत कम सीख रखा है। कंस्ट्रक्टर में बहुत सारे टॉपिक है अपने आप में, पूरा एक चैप्टर है, बुक्स वाइज देखोगे तो। क्लियर हुआ पॉइंट? यस नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? फिर हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो अगर डाउट है किसी को भी कुछ भी, आप डायरेक्टली पूछ लो, मैं अनम्यूट करके मैं बता देता हूँ, ठीक है? क्लियर हुआ भी, यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? अरे सबके सब कंफर्म करेंगे ना बेटा, सबके सब कंफर्म करेंगे ना? हाँ ठीक है, अगर क्लियर हुआ है तो आपको ये पॉइंट समझ में आया कि हमारे पास दो कंस्ट्रक्टर होता है, जो बनाता है हमारे पास कौन, हमारे पास बनाता है कंपाइलर। कंपाइलर हमारे लिए बनाता है दो कंस्ट्रक्टर। उन दो कंस्ट्रक्टर की बात करें तो एक तो वो तब बनाता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर तो वो हमेशा बनाएगा, ये चीज रट लो। कॉपी कंस्ट्रक्टर तो हर केस में चलाएगा, वो है उस कंपाइलर का भाई, तो भाई को कोई कैसे छोड़ सकता है? तो कंपाइलर जो है, कॉपी कंस्ट्रक्टर तो हमेशा बनाएगा, लेकिन अगर मैं बात करूं आपका जो हमारे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, वो उसका भाई नहीं है, वो उसका दोस्त है। ठीक है, तो उस केस में उसकी कभी मदद करेगा जब अगर कोई नहीं है, यानी कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, और अगर एक भी कंस्ट्रक्टर होगा, यानी उसका कोई और एक दोस्त अवेलेबल होगा, तब उस केस में उसकी हेल्प नहीं करेगा। पॉइंट समझ में आया, यस और नो? जैसे आपको अपनी भाई की हेल्प करनी होगी,
तो कोई कितने भी भाई हो आपके, तब तो आप हेल्प करोगे ही करोगे क्योंकि वो आपका भाई है। लेकिन दोस्त के केस में ऑलरेडी अगर उसकी हेल्प करने के लिए कोई है तो शायद आप हेल्प ना करो। क्लियर, इस तरीके से कुछ। अब इसे लिटरली मत लेना, हम तो दोस्त के लिए मर जाएंगे, ऐसी सी बातें मत लिखना यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट क्लियर हुआ सबको? यस नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ आप लोगों को क्लियर हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर का जो कॉन्सेप्ट था सर, हमें थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया है, मैं नहीं कह रहा हूँ पूरा क्लियर हुआ है। आप इसे एक बार रिवाइज करेंगे तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा सर। ठीक है सर, कैन यू प्लीज कंफर्म सर? होपफुली इसमें आपको डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो हमें कॉपी कंस्ट्रक्टर तो सर हमें समझ में आ चुका है, इसमें हमें कोई ऐसा डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए सर, अब हमें कंस्ट्रक्टर में ऐसा कोई डाउट नहीं है, तो हमें कॉपी कंस्ट्रक्टर हो गया क्लियर। अब क्वेश्चन ये आता है सर, व्हाट इज नेक्स्ट टॉपिक? इसके बाद डिस्ट्रक्टर करेंगे हम। क्या करेंगे सर? डिस्ट्रक्टर। क्या करेंगे सर हम? डिस्ट्रक्टर। क्वेश्चन डिस्ट्रक्टर पे नहीं आते ज्यादा, सिर्फ ये होता थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। हमारे पास जो आता है आपका क्या बोलते हैं डिस्ट्रक्टर पे, अ, हम कहाँ जाते, सॉरी मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैसेज पढ़ रहा हूँ, सॉरी माय मिस्टेक। मैंने बोला कि हमारे पास जो होता है, मैं अगर बात करता हूँ सबसे पहले कि सर मेरे पास डिस्ट्रक्टर होता है। सबसे पहला इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है मेरे, क्योंकि प्रोग्रामेटिकली इसमें कुछ है ही नहीं ज्यादा। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है? डिस्ट्रक्टर। व्हाट इज डिस्ट्रक्टर और व्हाई वी यूज इट? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाई वी नीड इट, हमें इसकी जरूरत क्या है। पहला क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज डिस्ट्रक्टर, तो सिंपल सा कोई भी बता देगा। व्हाई वी नीड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इंटरव्यू में बैठे हो और सी प्लस प्लस रिगार्डिंग आपकी कोई जॉब है कल की डेट में, नियर फ्यूचर किसी बड़ी कंपनी में जो इन लैंग्वेज पे आज भी काम करती है, तो ये क्वेश्चन एक हो सकता है, क्योंकि डिस्ट्रक्टर काफी कम लोगों को पता होता है और उसके बाद उनका यूज भी नहीं पता होता है। मतलब अगर डेफिनेशन पता होगी तो यूज नहीं पता है। सर व्हाट इज डिस्ट्रक्टर? ठीक है, पहला क्वेश्चन ये आता है, एंड व्हाई वी नीड इट। डिस्ट्रक्टर हमारे पास क्या होता है सर? इट इज द इट इज द लास्ट फंक्शन। जैसे कंस्ट्रक्टर फर्स्ट फंक्शन था, तो ये सबसे लास्ट फंक्शन है किसी ऑब्जेक्ट की लाइफ का। इट इज द लास्ट फंक्शन टू बी कॉल्ड टू बी कॉल्ड टू बी कॉल्ड इट इज द लास्ट फंक्शन टू बी कॉल्ड। ये कॉल होगा, ये लास्ट फंक्शन है टू बी कॉल्ड। क्या है ये? आपका एक लास्ट फंक्शन टू बी कॉल्ड बिफोर बिफोर डिस्ट्रॉइंग डिस्ट्रॉइंग द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय जस्ट होने से पहले हमारे पास जो कोई फंक्शन होगा, वो कॉल होगा क्लास का, वो होगा हमारे पास क्या? आपका डिस्ट्रक्टर। सबसे लास्ट फंक्शन जो कॉल होगा, इसके बाद कोई फंक्शन कॉल हो ही नहीं सकता और इसे आप कॉल नहीं कर सकते। यू कैन नॉट कॉल द डिस्ट्रक्टर, सॉरी, यू कैन नॉट यू कैन नॉट कॉल यू कैन नॉट कॉल द डिस्ट्रक्टर यू कैन नॉट कॉल द डिस्ट्रक्टर। आप डिस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कर सकते हैं खुद से। कंस्ट्रक्टर को तो आप कॉल कर रहे थे ना कहीं ना कहीं, इसको आप कॉल नहीं कर सकते, ये सिस्टम ही करेगा। दो पॉइंट क्लियर हुए? यस और नो कंफर्मेशन दो भी प्लीज, तभी तो आगे बढ़ेंगे। देखो भाई, तुम लोगों का जोश हो रहा है हल्का। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ, लास्ट पीढ़ी पे लास्ट में इंसान पहुंचता है ना जब उसे पता होता है कि अब सीखने वाली मेन चीज जब आ रही है आपके हाथ में। जितना आपको मैंने पढ़ाया वो तो आपको पहले से भी आता होगा ना कहीं थोड़ा बहुत तो पता ही होगा ना। सर इंट क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया था। ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, यही तो आपको अलग बनाएंगे और चीजों से, और लोगों से। तो इनको ध्यान से सुनो और यस और नो करोगे तो जितना आप इंटरेक्ट करोगे उतना ज्यादा सीखोगे। तो पहली पॉइंट, इट इज द लास्ट फंक्शन टू बी कॉल्ड बिफोर डिस्ट्रॉइंग द ऑब्जेक्ट। तो लिखा ही नहीं मैंने ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा यू कैन नॉट कॉल द डिस्ट्रक्टर। ये भी पॉइंट हो गया। ये तो हो गया हमारे पास, ये लास्ट फंक्शन होगा, ये भी हमें समझ में आ गया। लेकिन सर ये तो डिस्ट्रक्टर के बारे में हमें पता लगे कि डिस्ट्रक्टर है क्या, हाउ टू क्रिएट इट। अगर आप बोले कि डिस्ट्रक्टर बनता कैसा है, दिखता कैसा है, आप बना सकते हो। हाँ, डिस्ट्रक्टर आप बना सकते हो लेकिन कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। डिस्ट्रक्टर कैसे बनेगा? हाउ टू क्रिएट, इसका नाम सेम होगा एज क्लास नेम। द नेम ऑफ द डिस्ट्रक्टर विल बी सेम एज क्लास नेम। द नेम मैंने बोला द नेम ऑफ द डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर is same is same is same as, ये सेम होगा बिल्कुल किसकी तरह? क्लास नेम की तरह, क्लास नेम। बट बट देयर विल बी टिल्डे सिंबल, टिल्डे ये वाला होता है, टिल्डे सिंबल बिफोर द डिस्ट्रक्टर नेम, बिफोर द सिस्टम। मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, मैं लिखा हाउ टू क्रिएट द नेम ऑफ द डिस्ट्रक्टर इज सेम एज द क्लास नेम बट देयर विल बी अ टिल्डे सिंबल बिफोर द नेम ऑफ द डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर का जो नाम होगा ऑब्वियसली वो क्लास का नाम होगा और उससे पहले हमारे पास एक टिल्डे सिंबल होगा, दैट्स इट। तो बन गया डिस्ट्रक्टर। तो यानी कि कंस्ट्रक्टर की तरह ही बनेगा ये।
और इसके पास कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा। इट कैन नॉट रिटर्न एनीथिंग, तो रिटर्न कीवर्ड यूज नहीं कर सकते। रिटर्न कीवर्ड इज नॉट एप्लीकेबल, इज नॉट एप्लीकेबल, इज नॉट एप्लीकेबल। रिटर्न कीवर्ड एप्लीकेबल नहीं है सर, किसमें? आपका डिस्ट्रक्टर में। ये पॉइंट आपको समझ में आया? दूसरा, उसके बाद मैंने बोला रिटर्न कीवर्ड तो नहीं है एप्लीकेबल, और डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर कैन नॉट टेक एनी पैरामीटर, कान टेक एनी पैरामीटर, यानी कि आप इसमें पास भी नहीं कर सकते। जब आप इसको कॉल ही नहीं कर सकते तो आप इसमें पास कैसे करोगे? ऑब्वियस सी बात है, कैन नॉट टेक एनी आर्ग्यूमेंट। सिंपल। कॉल तो इसे सिस्टम करने वाला ना। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। तो अब डिस्ट्रक्टर कॉल कैसे होता है, हम इसको चला के देख लेते हैं एक बार। डिस्ट्रक्टर बनाएंगे। डिस्ट्रक्टर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्लास में जाएंगे और क्लास में कहीं पर भी बना दो डिस्ट्रक्टर, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। और डिस्ट्रक्टर बनाने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा, पहले तो मुझे लिखना पड़ेगा टिल्डे सिंबल, और क्या लिखना पड़ेगा? स्टूडेंट। तो स्टूडेंट का एक डिस्ट्रक्टर मैंने बना दिया, बस। इसका प्रोटोटाइप हमेशा ऐसे ही रहेगा, ये एग्जैक्ट एज इट इज ही जाएगा, एज इट इज। इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते आप इतने में। ना तो आप टिल्डे सिंबल को चेंज कर सकते हो, ना ही आप स्टूडेंट, ये जो क्लास, ऑब्वियसली क्लास के नाम के हिसाब से आप नाम वही लिखोगे। पैरेंथेसिस में आप यहाँ पर कभी आर्ग्यूमेंट नहीं ले सकते, यानी पास नहीं कर सकते। ब्रेसेस होंगे, क्लोज होंगे। अब सर इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सी आउट स्टेटमेंट दे सकता हूँ कि डिस्ट्रक्टर कॉल्ड का, मैं ले सकता हूँ कॉल्ड डिस्ट्रक्टर कॉल्ड। ठीक है, ये डिस्ट्रक्टर कॉल्ड। अगर मैं इसको रन कराता हूँ तो ये मेरे को दिखना चाहिए, और ये मेरे को कुछ तो एरर दे रहा था, खैर खत्म हो गया वो एरर, अपने आप को सेमीकोलन का था आई गेस। तो ये S1 और S3 हर एक ऑब्जेक्ट के लिए डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है, जब ये डिस्ट्रॉय हो रहे होंगे। तो मैं इसको कंपाइल करता हूँ, ये कंपाइल हो गया मेरे पास, और मैं इसे रन करता हूँ। रन करा और मेरे पास ये आ गया, देखो ये आया मेरे पास 12:45, और यहाँ पर आया मेरे पास डिस्ट्रक्टर कॉल्ड। ये दो बार क्यों आया सर? क्योंकि आपके पास दो ऑब्जेक्ट आपने बनाए थे, और हर एक के लिए जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे उनके लिए डिस्ट्रक्टर कॉल्ड होगा उसको खत्म करने से पहले। ये तो हमें समझ में आ गया सर, व्हाट इज द यूज ऑफ इट। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है वो होता है कि यूज क्या है डिस्ट्रक्टर का। सर आपने सब बता दिया कि ठीक है, डिस्ट्रक्टर बहुत सिंपल सा था कंपैरेटिवली कंस्ट्रक्टर से, ये तो आपको लगा होगा, बट व्हाट इज द यूज ऑफ इट? सही क्वेश्चन है। डिस्ट्रक्टर सबको समझ में आया जितना मैंने बताया अभी तक? क्लियर हुआ सबको? ठीक है। तो डिस्ट्रक्टर तो सर हमको यूज हो गया, यूज कह रहा हूँ, क्लियर हो गया। व्हाट इज द यूज ऑफ इट, क्वेश्चन ये है सर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या जरूरत है इसकी? कोई बताएगा मुझे? हाँ भाई, किसी कोई कोई अपना ट्राई करना देना चाहे? मैं अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा, जिनको देना है वो यू लिख दो यहाँ पर, यू फॉर अनम्यूट, अनम्यूट करना चाहते हो और फिर अनम्यूट हो जाना जब मैं बोल दूंगा। तो आप में से कोई बताना चाहता है व्हाट इज द यूज ऑफ इट? कोई भी? अरे 30-40 बच्चे जो भी हो आप बता तो सकते हो, नहीं बताना? डी एलोकेट, डी एलोकेट द मेमोरी। ठीक है, तो हमारे पास डिस्ट्रक्टर क्या करता है? मेमोरी डी एलोकेट करता है, लास्ट फंक्शन होता है। ठीक है, वेरी गुड। एक पॉइंट उन्होंने दिया, और कोई? और भी लिखो, ये पॉइंट मैं सारे करने वाले वाला हूँ। हमने तो अभी डिस्ट्रक्टर होता क्या है ये हमने देखा, और उसके बाद डिस्ट्रक्टर बनाते कैसे ये देखा। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है डी एलोकेट। डी एलोकेट क्या होता है सर? मेमोरी को फ्री कराने के काम आता है। लेकिन ये अभी के केस में हमारे पास मेमोरी फ्री नहीं करा रहा है। जो हमने अभी कोड लिखा है उस केस में यहाँ पर हमने तो एम्प्टी डिस्ट्रक्टर बनाया, उसमें थोड़ी ना कोई कोड लिखा है हमने। तो डिस्ट्रक्टर अपने एंड पे कोई डी एलोकेशन नहीं कर रहा है जब तक उसमें हम कोड नहीं लिखते डी एलोकेशन का, क्योंकि वो सिस्टम लेवल पे काम कर रहा है। अब देखो काम क्या होगा, देखो अगर डी एलोकेट मेमोरी की बात करूं तो व्हाट इज द यूज ऑफ इट? सबसे पहले सर मान के चलो जो मेरी एप्लीकेशन है, मुझे नहीं पता आपको सी प्लस प्लस की पावर पता है नहीं पता है, बट जस्ट टू गिव यू जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोगों को पाइथन पता होगा तो पाइथन पे आपको नमपाई पता होगा, आपको डेटा साइंस पता होगा, ठीक है, डेटा साइंस जो होता है, या मशीन लर्निंग आपको पता होगा। तो मशीन लर्निंग करने के लिए हमें नमपाई चाहिए होते हैं, ठीक है, हमें पेंडास चाहिए होते हैं, ठीक है, मैटप्लॉटलिब चाहिए होते हैं फॉर विजुअलाइजिंग। तो ये सब जो चीजें हैं, अगर मैं बात करूं आपसे नमपाई की और पेंडास की, दे ऑल वर रिटन इन सी प्लस प्लस, दे ऑल वर रिटन, जबकि यूज हम पाइथन में करते हैं, लेकिन वो लिखे किस में गए हैं सर? लिखे किस में गए हैं हम? सी प्लस प्लस में। यानी कि सी प्लस प्लस में लिखे गए जस्ट बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस की वजह से। ठीक है, नमपाई और जो पेंडास हैं, क्या आपका लिखा गया है किसमें? इसमें। इसके अलावा जो नेटवर्क एप्लीकेशन बनती है उनमें भी हमारा यूज होता है इसका। पॉइंट समझ में आया? तो ये नहीं है कि सिर्फ सी प्लस प्लस आपका बहुत ही ज्यादा, ये किन डेवलपर के लिए होती है? जो आपकी स्क्रैच से चीजें बना सकते हैं। नॉर्मल डेवलपर कैसा होता है, ये नॉर्मल प्रोग्रामर क्या होता है? जो बनी बनाई चीजें उनको यूज कर रहा है, नमपाई बना बनाया फंक्शन है, पेंडास बना बनाया है, मैटप्लॉटलिब बना बनाया है, एसक्यूएल बना बनाया है। तो आप क्या कर रहे हो? मशीन लर्निंग कर रहे हो सर। सब कुछ बना बनाया है, एल्गोरिथम भी लिखी है, आप फंक्शन कॉल करते हो और बोलते हो मशीन लर्निंग हो गई।
लेकिन ये सब चीजें लिखी किस पे है सर? सी प्लस प्लस पे। आपका आज भी मशीन लर्निंग का जो कोड होता है, अगर आपको नहीं पता है, वो परफॉर्मेंस की वजह से सी प्लस प्लस पे लिखा जाता है। जो भी गेम इंजन बनता है वो भी सी प्लस प्लस पे लिखा जाता है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? जो आप पबजी की बात करोगे, या जो आपके फायर फ्री फायर है, और पता नहीं कौन कौन से गेम खेलते हो आप लोग, क्लैश ऑफ क्लेन, ये जो बड़े बड़े गेम होते हैं, अब मुझे क्लैश ऑफ क्लेन का मुझे नहीं पता, बट जो बड़े बड़े गेम होते हैं वो उनका जो गेम इंजन होता है, जिसपे गेम बनाया जाता है, वो सब सी प्लस प्लस पे लिखे होते हैं। पहली बात तो पावर समझ लो। दूसरा, अगर आप बोलते हो कि सर जियो हो गया, जियो की जो है हम 2 GB मेरा मान के चलो 200 रुपए का रिचार्ज है, वो खत्म हो गया स्पीड, तो उसके बाद उसकी स्पीड कैप हो गई, तो उसके लिए क्या नेटवर्क एप्लीकेशन जो है वो किसमें लिखा है? सी प्लस प्लस में। तो मैं डिस्ट्रक्टर के लिए ये सब चीजें क्यों बता रहा हूँ कि सर, पहली बात तो इसमें एप्लीकेशन लिखी जाती है, तो एप्लीकेशन लिखी जाती है, तो अब मैं जो बात करूंगा आपको समझ में आएगी। डेटाबेस जो बना है हमारे पास, अगर आप बात करते हो एसक्यूएल, एसक्यूएल जो है, माई एसक्यूएल बोलोगे ना, माई एसक्यूएल, एसक्यूएल तो लैंग्वेज होगी, माइस्क्वेल सॉफ्टवेयर हो गया। तो माइस्क्वेल जो है हमारे पास, माइस्क्वेल हमारे पास सॉफ्टवेयर है, कंसोल बेस्ड, और एसक्यूएल उसकी लैंग्वेज है, ठीक है। तो माई एसक्यूएल किस पे बनाया था? सी एंड सी प्लस प्लस दोनों पे। पॉइंट समझ में आया? तो अब देखना, समझना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। सर डिस्ट्रक्टर का काम क्या, आप समझना। पहले पॉइंट आपको पावर पता लगी कि सी प्लस प्लस बहुत पावरफुल है, पहली चीज। लेकिन ये उनके लिए पावरफुल है जो चीजों को, कॉन्सेप्ट को समझते हैं और डेवलप करते हैं। तो डिस्ट्रक्टर अब क्या करेगा? सबसे पहले मेमोरी रिलीज करने के काम आएगा सर हमारे पास। मेमोरी रिलीज करने के बाद, मेमोरी रिलीज यानी, सर मतलब एग्जांपल देता हूँ सर। देखो, अगर मैं मान के चलता हूँ मेरे पास ये है रैम हमारी, ये हमारे पास क्या है? हमारे पास ये हमारी रैम है, ठीक है। इस रैम के अंदर सर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। और ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ये मान के चलो नेटवर्क एप्लीकेशन कर रहे हैं, डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं सिस्टम के अंदर। ये जो मान के चलो ये सर्वर पे रखा है, ये सी प्लस प्लस की जो एप्लीकेशन है माइस्क्वेल, अगर सर्वर पे रखा है, ऑब्वियस सी बात है, अगर माइस्क्वेल आप चला रहे हो तो वो सर्वर पे रख के ही चलाओगे आप जनरली, मतलब लोकल में भी चला सकते हो, बट अगर रियल वर्ल्ड की बात करूं, आप एप्लीकेशन वेबसाइट होस्ट कर रहे हो तो सर्वर पे ही होगा। तो माइस्क्वेल क्या है, जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही है, ये रिक्वेस्ट आई एक, ठीक है, ये रिक्वेस्ट आई दो, तो मेरे पास मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही है, 3 रिक्वेस्ट, ऐसे करके थाउजेंड्स ऑफ रिक्वेस्ट होंगे। इन सब रिक्वेस्ट के लिए हर बार एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है यानी कि मेमोरी एलोकेशन हो रहा है, यानी कि मेमोरी मिल रही है। अब एक टाइम बाद कि इस ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो अब हम क्या करते हैं, अगर हम इसमें डिस्ट्रक्टर नहीं होता, तो इसके अंदर ये जो ऑब्जेक्ट है ये नेटवर्क ओपन कर रहा है, ये नेटवर्क का कोई रिसोर्स ओपन कर रहा है, ये डेटाबेस का कोई रिसोर्स ओपन कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, अगर हम मान के चलो इसमें डिस्ट्रक्टर कॉल नहीं करते, या डिस्ट्रक्टर कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो मेमोरी कैसे रिलीज कराते? अब आपके लिए बहुत छोटी सी चीज होगी सर, अगर मेरे पास एक रिक्वेस्ट नेटवर्क में, वो क्या करेगी? अगर हम बात करते हैं सर गूगल की, गूगल पे पर सेकंड लाखों लोग सर्च करते हैं, एक सेकंड में लाखों लोग सर्च कर रहे होते हैं। तो उस एंड पे एक रिक्वेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, अगर आपने एक गलती करी, तो करोड़ ऑफ 10 सेकंड के अंदर करोड़ जो है हमारे पास, आपकी जो है नेटवर्क रिक्वेस्ट हो जाएंगी। समझ में आया? तो जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट बना है और वो अगर किसी रिसोर्स को यूज कर रहा है, मान के चलो किसी फाइल को यूज कर रहा है, किसी डेटाबेस को यूज कर रहा है, या कोई एपीआई कॉल कर रखी है उसने, उस सबको हमें रिलीज करना है। क्या करना है? रिलीज करना है। तो वो सारा का सारा कोड आएगा सर डिस्ट्रक्टर के अंदर। वो सारा का सारा कोड कहाँ आएगा? डिस्ट्रक्टर के अंदर। वो आप मैनुअली खुद लिखोगे, ये डिस्ट्रक्टर अपने आप नहीं करेगा। डिस्ट्रक्टर मेश्योर करेगा कि अगर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है, अगर मान के चलो ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया डिलीट, मान के चलो ये ऑब्जेक्ट हो गया डिस्ट्रॉय, ये वाला ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया, और अब ये जो ऑब्जेक्ट था ये पॉइंट कर रहा था इन नेटवर्क एप्लीकेशन को, फाइल एप्लीकेशन को एक्सेस। बट अगर सर ये डिस्ट्रॉय हो गया, ये तो अभी भी खुली हुई है, लेकिन इसको एक्सेस करने का कोई तरीका नहीं है। समझ पा रहे हो? इसको एक्सेस करने का कोई तरीका नहीं है। अगर जब इसको एक्सेस करने का ही कोई तरीका नहीं है सर, तो इसका फायदा क्या है? आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते, इन्हें जगह भी दे रखी है और आप इसे एक्सेस भी नहीं कर सकते। तो उस केस में यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, मेमोरी आपकी बढ़ती चली जाएगी। समझ में आया? कैन यू प्लीज कंफर्म? कैन यू प्लीज कंफर्म, यस और नो? तो इसीलिए ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय होने से पहले जितनी भी मेमोरी उसने यूज करी है, जो भी रिसोर्स, इट्स नॉट अबाउट मेमोरी, जो भी रिसोर्स वो यूज कर रहा है, हमें उसको फ्री कराने का कोड डिस्ट्रक्टर के अंदर लिखना है। पॉइंट क्लियर हुआ? डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर के अंदर हमें वो कोड लिखना है जो उसमें मेमोरी फ्री करवानी है, जिसमें भी हमको, अगर मान के चलो हमने ऑब्जेक्ट अगर डिस्ट्रॉय हो गया और उसने जो मेमोरी ले रखी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही उसे पॉइंट कर रहा था उन चीजों को, तो क्या रहेगा सर? कोई फायदा ही नहीं है, आपकी मेमोरी कंज्यूम हो जाएगी बहुत ज्यादा। ठीक है, समझ में आया? और इसी को हम क्या बोलते हैं? लीकिंग ऑफ मेमोरी भी। खैर, इसमें एक और कॉन्सेप्ट ऐड होता है लीकिंग में, बट वो बाद में डिस्कस करेंगे। होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। कैन यू प्लीज कंफर्म, यस और नो? डिस्ट्रक्टर का व्हाट इज द यूज ऑफ इट? कैन यू प्लीज कंफर्म, यस और नो? कि अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, आपका कोई एक बहुत बड़ा इंटरव्यू है, मान के चलो आपकी 1-2 लाख की जॉब है, अच्छे कॉलेज में तो मिल भी सकती है, तो अब आप ऑब्वियस सी बात है, आपको कॉन्सेप्ट पूछा जाता है और आपसे यही क्वेश्चन पूछ लेगा और आपको नहीं आता, तो आप कैसे आंसर करोगे? ठीक है, आप डिस्ट्रक्टर सिर्फ इतना बता सकते हो, डिस्ट्रक्टर को ऐसे बनाते हैं, डिस्ट्रक्टर को ऐसे बनाने के बाद सर ऐसे डिस्ट्रॉय करता है, लास्ट फंक्शन होता है डी एलोकेट मेमोरी करता है। अब अगर आप उसे बताओगे ना डी एलोकेशन का मतलब क्या है, कैसे कर रहे हैं, तो वो चीज उसको समझ में आएगी। ठीक है, चलिए।
ठीक है, होपफुली पॉइंट आपको क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट ऐसा सच नहीं होगा, ये मान के चल रहा हूँ। ठीक है, इसमें कोई डाउट है किसी को, पूछ लीजिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। डिस्ट्रक्टर में सिर्फ इतना है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है सच। मेरे ख्याल से ये वाला पॉइंट आपको वैसे भी क्लियर हो चुका होगा। हाँ भी, कैन यू प्लीज कंफर्म? ठीक है, तो हमें डिस्ट्रक्टर तो सर क्लियर हो गया। ठीक है, डिस्ट्रक्टर में हमें ऐसा कोई डाउट है नहीं। तो अब क्या करेंगे सर, डिस्ट्रक्टर में हमें तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट इज कि सर अगर मैं बोलूं, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है सर, अब हमारे पास जैसे कि हम ऊप्स पढ़ रहे थे, तो डिस्ट्रक्टर अगेन इज द पार्ट ऑफ ऊप्स। सब जितना भी हम क्लासेस के अंदर करेंगे उस सबको ऊप्स मान लो आप। अगर एक वर्ड में आपको समझाऊं आपकी भाषा में, जितना भी क्लास के कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं उसको ऊप्स मान लो। ठीक है, अभी के एंड पे तो हमने कंस्ट्रक्टर पढ़ लिया, डिस्ट्रक्टर पढ़ लिया। कंस्ट्रक्टर अभी पूरा नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि सर कंस्ट्रक्टर में हमारे पास चेनिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर भी रहता है। ठीक है, उसके अलावा सुपर जो हमारे पास पेरेंट क्लास होती है, यानी कि अगर हम इनहेरिटेंस कर रहे हैं, तो इनहेरिटेंस के केस में हमारे पास क्या बोलते हैं, कैसे कंस्ट्रक्टर काम करेंगे, कैसे बिहेव करेंगे, उसके बारे में हमने बात नहीं करी। मल्टी लेवल होगा या मल्टीपल होगा या फिर हाइब्रिड होगा। ठीक है, एमआरओ वगैरह यहाँ तो होता नहीं है, पाइथन में तो हमारे पास होता है मेथड रेजोल्यूशन ऑपरेटर, वो यहाँ पर हमारे पास होता नहीं, तो उस केस में कैसे काम करेंगे। ठीक है, वो सब चीजें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि यही चीजें होती हैं थ्योरेटिकल जो आपको पता होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट हम आगे बढ़ते हैं। तो अब सबसे पहले सर हमारे पास आता है सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है और सबसे सबसे ज्यादा इजी भी है। मैं बोलता हूँ एग्जांपल के लिए नीड लिखता हूँ इनहेरिटेंस, नीड ऑफ इनहेरिटेंस लिखता हूँ, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, हाँ भी, कितनों को पता है इनहेरिटेंस? कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो? इनहेरिटेंस कितनों को समझ में आता है पहले से? क्योंकि इनहेरिटेंस सुनने में बहुत सिंपल है बेटा, और मैं आपसे पूछने पे आऊंगा तो आपको काफी सारी चीजें नहीं बताऊंगी इसमें। ठीक है, फॉर श्योर। आंचल नेगी को नहीं पता है, और बाकी मेजोरिटी को तो मैं मान के चल रहा हूँ पता होगा। मेजोरिटी को ही नहीं पता है, मैं मेजोरिटी मान के चल रहा था, तो फिर तो मुझे बहुत बेसिक से बताना पड़ेगा ये पूरी थ्योरी बना के। ठीक है, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपने बोला ऊप्स पढ़ा है, मेरा क्वेश्चन सुनिएगा प्लीज। मैंने बोला अगर आप किसी से बोलते हैं कि सर हाँ आशीष सर ने हमें ऊप्स पढ़ाया है, या किसी ने भी आपको ने ऊप्स पढ़ाया है और आपने ऊप्स पढ़ाया है, अगर आप किसी को ये भी बोलते हैं उस केस में, और आप बोलते हैं, आपसे वो पूछता है व्हाट इज इनहेरिटेंस, और आप बोलते हैं हमें नहीं पता, तो सर आपको नहीं आता ऊप्स। ऊप्स के 5 पिलर होते हैं, 5 हमारे पिलर होते हैं जिसको हम पिलर बोलते हैं। ठीक है, तो 5 पिलर में से एक पिलर है इनहेरिटेंस। अब दूसरे भी होते हैं हमारे पास, एब्स्ट्रैक्शन इज सेकंड पिलर, ये लिख लो कहीं पे। ये कोई भी लैंग्वेज हो, जावा होगी या आपकी पाइथन होगी, कोई भी लैंग्वेज हो, ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, ये लैंग्वेज पे डिपेंडेंट नहीं है। जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं अभी, लैंग्वेज कोई सी भी हो, अगर वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और फॉलो करती है, तो उस केस में ये होगा ही होगा, तभी वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, नहीं तो नहीं है। या तो 3 होंगे या 5 होंगे। ठीक है, इनहेरिटेंस हर लैंग्वेज के अंदर होता है, जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सी लैंग्वेज को छोड़ के, क्योंकि सी हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। सी को अगर मैं हटा दूं तो सी प्लस प्लस में होता है, जावास्क्रिप्ट में होता है, पीएचपी में होता है, पाइथन में होता है, सी शार्प में होता है। ठीक है, लगभग लगभग आपकी जो नई बढ़िया मतलब जो आपकी एप्लीकेशन जिसमें हम डेवलपमेंट करते हैं रियल वर्ल्ड का बहुत ज्यादा, तो उनमें सब में ऊप्स है। तो इनहेरिटेंस इज वन ऑफ द पिलर, एब्स्ट्रैक्शन इज वन ऑफ द पिलर, पॉलीमॉर्फिज्म इज वन मोर पिलर, पॉलीमॉर्फिज्म। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, 110% सबको आनी चाहिए ये चीजें। ठीक है, और ये आपको मैं रटा दूंगा बिल्कुल ढंग से। पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, और बताओ भी, और क्या होता है हमारे पास? पॉलीमॉर्फिज्म के अलावा और क्या होता है? मॉड्यूलाइजेशन, ये हमारे पास इसमें इतने अच्छे से नहीं है सी प्लस प्लस में, इसको हम नहीं देखेंगे। मॉड्यूलाइजेशन, और क्या होता है? इनकैप्सुलेशन, वेरी गुड आकाश वर्मा। डेटा इनकैप्सुलेशन या फिर इनकैप्सुलेशन मतलब एक ही है, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन को ना पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे, क्योंकि मैं सारे करा देता ना, वो ऑटोमेटिकली एग्जांपल मिल जाता, फिर मैं बता दूं इसे बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। ठीक है भाई, तो ऊप्स के 5 पिलर होते हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखते हो, तो आपको ये 5 चीजें आनी चाहिए। ठीक है, मॉड्यूलाइजेशन कहीं ये आपने शायद मेजोरिटी ने नहीं पढ़ा होगा, मतलब 99% बच्चों को नहीं पता होगा जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, कि मॉड्यूलाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है। इसको हटा दो, बाकी 4 मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आपको पता होंगे पहले से। अगर नहीं भी पता तो हम बता रहे हैं। सबसे पहले हम इनहेरिटेंस से चलेंगे, सबने नोट डाउन कर लिया भाई? कैन यू प्लीज कंफर्म, नोट डाउन कर लिया सबने? यस और नो? ये उतार लो बेटा, ये दिमाग में उतार लो, कॉपी में भी बाद में उतारना, पहले से दिमाग में उतारो, रट लो। इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, मॉलिफॉर्मिज्म, मॉड्यूलाइजेशन, इनकैप्सुलेशन। ठीक है, ठीक है, इनकैप्सुलेशन की स्पेलिंग गलत लग रही है मुझे, इनकैप्सुलेशन है ना? अब ठीक है, ये रट लो, रट लो इसे, क्योंकि ये ही है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, मॉड्यूलाइजेशन। अब जरा इसके बाद हम करेंगे, देखो यहाँ पर थोड़ा सा काम ज्यादा करना पड़ता है हमें ना, और लैंग्वेज के मुकाबले जितनी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है वो बहुत आसान है पढ़ने में। मतलब मैं अगर मैं जावा की बात करूंगा, सब बोलते हैं जावा डिफिकल्ट है, जावा डिफिकल्ट है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से।
ठीक है, स्टार्टिंग में जब कोई बच्चा पहली बार सीखता है उसको जावा पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जावा में सब चीजें वो पूछता है, सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। अगर इस तरह का बच्चा है तो उस टाइम पे आप बता ही नहीं सकते किसी भी चीज का मतलब, आप बोलते सिर्फ देखो सीखो, सिर्फ इसको रट लो फिलहाल के लिए, फिर जब हम आगे बढ़ेंगे एक एक चीज का मतलब बताएंगे। ये एक तरीका होता है। बट सी और सी प्लस प्लस पढ़ने में ईजी है, पाइथन और भी ईजी है। बट अगर मैं बोलूं ओप्स के मामले में, आपका अगर बात करूं तो ओप्स के मामले में अगर आप लैंग्वेज सीख लेते हो एज अ होल, तो बहुत कम काम करना पड़ता है आपको जावा में, और पाइथन में और भी कम काम करना पड़ता है। ठीक है, बहुत कम लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता है। चलिए खैर, हम एक एक करके पकड़ते हैं, और इसमें से हम सबसे पहले इनहेरिटेंस को ले रहे हैं। ठीक है, तो इनहेरिटेंस पे आते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है तो जिनको नहीं पता तो इनहेरिटेंस लिख लेते हैं। इनहेरिटेंस पद का मतलब पता है वैसे अंग्रेजी में क्या होता है? अंग्रेजी वाला पूछ रहा हूँ सिर्फ। वहीं से आया ये वर्ड बिल्कुल, बायोलॉजी में पढ़ा होगा। यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? हाँ भाई, ये तो पता होगा ना इसका मतलब, इंग्लिश में तो पता होगा इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, बायोलॉजी में पढ़ा होगा। यस और नो भी वहीं से वर्ड ले रखा है ये पूरा। यहाँ पे पेरेंट भी होता है, यहाँ पे चाइल्ड भी होता है, यहाँ पे इनहेरिटेंस भी होता है, बिल्कुल वैसे ही कंसेप्ट है। मान के चलो यहाँ पर हमारे पास हिमांशु रावत है। ठीक है, अब हिमांशु रावत है, हिमांशु रावत के पापा हैं। ठीक है, उनके पास बहुत सारा धन दौलत है। ठीक है, बहुत सारा धन दौलत है। अब क्या होगा कि हिमांशु रावत को वो धन दौलत क्या मिलेगा, एज आ किस में मिलेगा, इनहेरिटेंस में मिल जाएगा। आप ऐसे समझ सकते हो। और अगर आप बायोलॉजिकली जाते हो तो मान लो मैं हूं, तो मेरे पापा मम्मी जैसे दिखते होंगे वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे मिल गए होंगे। ये सबको पता है? यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? कैन यू प्लीज कंफर्म? समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। अब ये क्लासेस के कॉन्सेप्ट में कैसे इंप्लीमेंट होता है सर? एक बारी मैंने एक बच्चे को पढ़ा था, उसने ऐसा क्वेश्चन पूछा था ना, मुझे मजा आ गया था, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद मैं वो क्वेश्चन खुद ही पूछता हूँ और फिर बच्चों को आंसर भी देता हूँ। खैर अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं अभी के लिए वो क्वेश्चन अभी नहीं पूछ रहा हूँ, पहले मैं इनहेरिटेंस समझाता हूँ। मैंने बनाई एक क्लास ए। ठीक है, मैंने बनाई क्लास ए, और क्लास ए के अंदर मेरे पास है कुछ मेथड, यानी इसकी कुछ कोडिंग कोडिंग है। और इतना आप समझ में आता है, कोडिंग में कुछ भी हो सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता हमें। ठीक है, इसकी कोडिंग रखी है, इसकी कोडिंग रखी है, इतना समझ में आया सबको? यस और नो? मेरे पास क्लास ए है और इसके अंदर कुछ कोडिंग है, समझ में आया? कैन यू प्लीज कंफर्म? सर मान के चलो जो क्लास ए है, इसके अंदर कुछ 50 मेथड्स हैं। कितने मेथड है सर? 50 मेथड्स हैं। कितने हैं सर? 50 मेथड, 50। समझ में आया सबको? यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? 50 मेथड है सर, मतलब फंक्शन। जिनको मेथड समझ में नहीं आया उनको बोल दो फंक्शन, जिनको मेथड समझ में आया उनके लिए फंक्शन लिख देता हूं मैं। बाय द वे से मेथड बोला जाता है, बट आप चाहो तो फंक्शन बोल सकते हो। क्लियर हुआ? कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो? ठीक है सर। अब मैंने बोला सर कि इसके अंदर है 50 मेथड या फिर फंक्शन, इसमें मुझे कोई डाउट है सच नहीं है सर? नहीं है, आपने बोला नहीं है सर। मैंने बोला सर मान के चलो इसमें वेरिएबल्स भी हैं अच्छे खासे, मेंबर वेरिएबल भी बहुत सारे हैं, मेंबर वेरिएबल भी 1000 2000 के आसपास है, चलो 200 मान लेते हैं। नंबर वेरिएबल कितने हैं आपके? 200 के आसपास है। समझ में आया? ठीक है, ये क्लास है, कुछ भी हो सकता है, वो छोटे से छोटा क्या है, वो 50 मेथड सी आउट करने के ही हो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ है। और क्या है, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम इंप्लीमेंटेड है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है बस इतना ध्यान ध्यान रखना। अब अगर मुझे क्लास बी बनानी है, क्या बनानी है? क्लास बी। क्या बनानी है सर? मुझे बनानी है क्लास बी। मैं बनाता हूं क्लास बी। ठीक है, और क्लास बी के अंदर मेरे पास मुझे 50 मेथड और 200 मेंबर वेरिएबल की जरूरत है। सर मुझे 50 मेथड फंक्शन जो भी है क्लास ए के अंदर और 200 जो वेरिएबल है एज इट इज मुझे चाहिए क्लास बी के अंदर, मतलब ये तो चाहिए, प्लस मैं एडिशनल कोड लिखूंगा क्लास बी के अंदर। तो आपके पास पॉसिबिलिटी आती है, मैं रियल वर्ल्ड में कहता हूं, तो आपके पास एक तरीका आता है कि सर मुझे इसे इनहेंस करना है ए को। ठीक है, ए के अंदर मुझे और कोडिंग डालनी है, लेकिन मैं ए को, अभी की जो ए की स्टेट है वो एज इट इज रहनी चाहिए। समझ रहे हो? जो ए अभी दिखता है उसके अंदर मैं कोड भी डालना चाहता हूं, लेकिन वो दिखता भी ऐसा भी रहना चाहिए। तो आपके पास दो तरीके हैं। सर आप क्या करोगे, क्लास ए का जो कंटेंट है वो कॉपी करोगे, क्लास बी के अंदर डाल दोगे, बन जाएगा। यस और नो? अरे सबसे सिंपल तरीका, एक ए हो जाएगी एक बी हो जाएगी, और बी के अंदर एडिशनल कोड डाल दोगे। तरीका समझ में आया? तो यही कुछ है इनहेरिटेंस में। बट अगर मैं कोड कॉपी पेस्ट करता हूं तो मेरे पास क्या होगा, मेमोरी यूटिलाइजेशन ज्यादा होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सर, मैं अगर मान के चलो मैंने इसके अंदर 50 मेथड बताए बनाए हैं, और इसके ऑब्जेक्ट कितने बना रखे हैं मैंने, मान के चलो इसके ऑब्जेक्ट में बना रहा हूं, मान लो ये कॉपी मैंने करा। ठीक है, ये मैंने 50 के 50 मेथड यहाँ पर कॉपी कर दिए, और मेंबर वेरिएबल भी कॉपी कर दिए, और इसके जो ऑब्जेक्ट है, जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाए हैं इसके, एक वो बना रखे हैं मैंने आपका 100। ठीक है, 100, या इसके मान के चलो मैंने क्लास ए को इनहेरिट कर रखा है मैंने, मान के चलो 50 और क्लास में या 10 क्लास में, मान के चलो 10 क्लासेस में और इनहेरिट, मतलब मैंने कॉपी करा, यानी 10 क्लास मैंने बना रखी है इसकी, उनमें सब थोड़ा थोड़ा चेंजेस कर रखे हैं। समझ पा रहे हो? मैंने बोला मैंने क्लास ए बनाई, उसके अंदर 50 मेथड थे, फंक्शन थे, और मेंबर वेरिएबल 200 थे। उसके बाद मुझे एक रिक्वायरमेंट आई कि क्लास ए एज इट इज रहे,
और एक और इस क्लास के अंदर कुछ चीजें ऐड कर दूं। तो मैंने क्लास बी बनाई और बी के अंदर मैंने क्या करा सर, बहुत सारा कोड जो था वो एज इट इज मैंने कॉपी पेस्ट मारा पहले आपकी नजर में, और उसके बाद क्या करा मैंने, जब कॉपी पेस्ट मारा तो उसके बाद एडिशनल मैंने कोड लिख दिया। और ऐसी रिक्वायरमेंट मुझे 10 टाइम आई, 10 डिफरेंट फेजेस आए। तो मैंने क्लास ए से बी में कॉपी करा, फिर ए से सी में कॉपी करा, ए से डी में कॉपी करा, ए से ई में कॉपी करा, ए से एफ में कॉपी करा। ऐसे मैंने कुछ 10 क्लासेस बना ली। इतना समझ में आया सबको? यस सर, नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है सर, इसमें प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास 50 मेथड में से 30 मेथड जो थे मेरे पास उनमें गलतियां थी। अब मुझे 30 मेथड को सही करना है 50 में। अब आप अगर खुद सोचोगे कि 50 मेथड में अगर 30 में गलतियां हैं, तो यहां पर से आपने से ऐसी 10 क्लासेस में और कॉपी पेस्ट करा है, तो यानी 30 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि कितने हो गए सर, 300। तो अब आपको 30 गलतियां नहीं सॉल्व करनी है, अब आपको 300 गलतियां सॉल्व करनी है। पॉइंट क्लियर हुआ सबको? यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? ठीक है। अब ये पॉइंट तो मुझे क्लियर हो गया सर, इसमें ऐसा मुझे कोई डाउट नहीं है। तो इसमें मुझे डाउट नहीं, ये पॉइंट तो मुझे क्लियर हो गया है। क्लियर हुआ सबको? अगर सर मैं इसमें बोलूं, एक मिनट होल्ड करना, मैंने बोला इसमें अगर मैं बोलूं कि सर ये 300 हो गए, अगर सर मैंने इसको इनहेरिटेंस करा होता तो इस केस में इसमें सारी की सारी चीजें मुझे लिखनी नहीं पड़ती, ये अवेलेबल हो जाती ऑटोमेटिकली, ये सब अवेलेबल ऑटोमेटिकली हो जाता। कुछ मैं एक लाइन लिखता छोटी सी, ये पूरी क्लास की मेंबर वेरिएबल और मेथड सारे के सारे मेरे पास आ जाते। और ऐसा मैंने सब में कर रखा होता है, बी सी डी ई एफ। और अगर मैं इसमें कुछ भी चेंजेस करूंगा वो सब क्लासेस में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और उनके ऑब्जेक्ट के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। पॉइंट क्लियर हुआ सबको? कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो? एक मिनट दीजिएगा मुझे, होल्ड कीजिएगा। हेलो। हाँ, अरे क्लास ले रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में कॉल करता हूँ यार। हम्म। एक 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 घंटा ऑलमोस्ट। मैं पढ़ा रहा हूँ अभी सी प्लस प्लस, जीबी पद के बच्चों को। सुनना है तो सुन लो। ठीक है, ओके। तो अब इस केस में ये पॉइंट तो हमें क्लियर हो गया सबको। कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो भाई? ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? ठीक है, एज पर मी, मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो यहां पर से एक तो आपको ये समझ में आया कि सर अगर मैं इनहेरिटेंस करता हूं तो इनहेरिटेंस करने से मेरा कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, पहला रूल। दूसरा, कि मैंने जो बार बार वेरिएबल का डिक्लेरेशन यहाँ पे करा था वो मुझे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर कुछ भी चेंजेस होना है मुझे सिर्फ क्लास ए में चेंजेस करना है, उसमें रिफ्लेक्ट हो जाएंगे बाकी सब में। होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो इनहेरिटेंस में कैसे करते हैं? इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि अगर मैं ब्लॉक वाइज ब्लॉक डायग्राम के हिसाब से समझाऊं, ये मेरे पास क्लास ए है, इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज मैंने क्लास बी के अंदर कॉपी कर दी है सर। कैन यू प्लीज कंफर्म सर, यस और नो? हाँ भी, कैन यू प्लीज कंफर्म? ठीक है, तो होपफुली हमें ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया है। तो ए क्लास की ऑल द प्रॉपर्टी वी हैव कॉपीड इनटू दी बी क्लास, राइट? तो मैंने क्या करा यहाँ पर, मैंने क्या लिया आपका, सबसे पहले आई हैव टेकन द ए क्लास और मैंने एक बी क्लास बनाई, और बी क्लास में मैंने एक छोटा सा पॉइंट लिखा जिसकी वजह से सारी चीजें मेरे पास ए की बी में आ गई सर। अब इसी तरीके से मेरे पास ये इनहेरिटेंस हुआ। इनहेरिटेंस का मतलब समझ में आया अभी? कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो? ठीक है सर, इनहेरिटेंस तो मुझे समझ में आ गया। अब टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस की बात करेंगे। अब क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस ये हम प्रोग्रामेटिकली देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनहेरिटेंस का टॉपिक अपने आप में सी प्लस प्लस में सबसे ज्यादा बड़ा है कंपैरेटिवली। जैसे मेरे को जितनी भी लैंग्वेज मैंने देखी है, सबसे ज्यादा बड़ा टॉपिक अगर हमारे पास इनहेरिटेंस का है, वो है हमारे पास सी प्लस प्लस में। ठीक है, मतलब अगर आप कंपैरेटिवली बात करते हो सर इनहेरिटेंस की, अगर मैं पाइथन में बात करता हूँ, जावा में बात करता हूँ, ठीक है, टॉपिक्स हैं, बट यहाँ पर सबसे बड़ा है सर टॉपिक कंपैरेटिवली। सबसे पहले टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस मैं ब्लॉक डायग्राम से समझाऊंगा कि आपको एकदम समझ में आएगा। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। अब टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में हम आते हैं सर। तो मेरे पास क्या है सर, देखिए, सबसे पहले मेरे पास क्या है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में, मेरे पास है क्या बोलते हैं, सिंपल इनहेरिटेंस, या फिर आप इसे बोलोगे सिंगल लेवल होता है, या खाली नॉर्मल इनहेरिटेंस जिसे बोलते हैं हम। तो मैं इसे बोलता हूँ सिंगल सिंगल इनहेरिटेंस, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस भी आप बोल सकते हो, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है सर, जो भी हमने एग्जांपल समझिए, उस केस में इसे बोलेंगे सिंगल लेवल। मेरे पास क्या था, एक ए क्लास थी। क्या थी सर मेरे पास, ए क्लास। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मेरे पास क्या है, दूसरा बी क्लास है। क्या है मेरे पास, बी क्लास है। एक मेरे पास बी क्लास है। मैंने ए से, बी ने इनहेरिट करा, बी ने इनहेरिट करा ए से, ठीक है, सारा डेटा। तो बी को कैपिटल कर देता हूँ। तो उस केस में यहाँ पर इनहेरिटेंस हुई, ये पॉइंट हमें क्लियर है, इसमें हमें कोई ऐसा डाउट नहीं है। सर अब नेक्स्ट क्या हुआ सर, इसको क्या बोलेंगे, ए क्लास को हम बोलेंगे पेरेंट। ए क्लास को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, पेरेंट क्लास। क्या बोलेंगे यहाँ पर हम इसको, पेरेंट क्लास। इसका हम नाम दे देते हैं
ए क्लास इज द पेरेंट ऑफ बी, तो ये होगी हमारे पास पेरेंट क्लास। पॉइंट क्लियर हो सबको? यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? पेरेंट क्लास, ठीक है। दूसरा, बी क्या हुई? ऑब्वियसली बात, ये पेरेंट है तो बी उसका चाइल्ड हुआ, तो ये क्या होगी? चाइल्ड क्लास। ये क्या होगी हमारे पास? चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया सर? क्लियर हुआ भी सबको? कैन यू प्लीज कंफर्म? अब यहां पर सर इसका एक और नाम है सर, इसको हम बोलते हैं बेस क्लास, बेस क्लास। और इसको हम क्या बोलते हैं सर? डिराइव्ड क्लास। बेस क्लास, और इसी को हम क्या बोलते हैं? डिराइव्ड क्लास। डिराइव्ड क्लास, डिराइव मतलब ये डिराइव हुई किसी ना किसी क्लास से, डिराइव्ड क्लास दूसरा नाम है। बट पेरेंट और चाइल्ड में यूज करूंगा, बट कहीं से अगर आप पढ़ रहे हैं तो अगर वो बेस और डिराइव बोलता है तो मतलब सेम ही है। ये पॉइंट समझ में आया? टर्मिनोलॉजी क्लियर करना बहुत जरूरी है सबसे पहले, ठीक है। चलिए ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस पे अब आएंगे। तो पहली चीज तो मैंने बता दी, अब बाकी सबके लिए सेम रहेगा। मतलब जो जिससे इनहेरिट हो रहा है वो पेरेंट रहेगी, जिसमें इनहेरिट हो रहा है वो हमेशा चाइल्ड या फिर डिराइव क्लास रहेगी, ठीक है। चलिए, अब मेरे को ये पॉइंट तो सर क्लियर हो गया। कैन यू प्लीज कंफर्म? कैन यू प्लीज कंफर्म? ठीक है, मेरे ख्याल से ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया सर, इसमें ऐसा हमें कोई डाउट नहीं है। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि इसमें हमें कोई डाउट सच नहीं है, ठीक है। अब व्हाट आई हैव टू डू बेसिकली नेक्स्ट इज, मुझे सर मैं बताता हूँ टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें मेरे पास एक होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, एक तो सिंपल कर लिया मैंने। दूसरा मेरे पास क्या है? मल्टी लेवल। सिंगल इनहेरिटेंस था, और एक है मल्टी लेवल। एक है मल्टीपल, एक है मल्टी लेवल, ठीक है। मल्टी लेवल, लेवल का मतलब क्या होता है? इन दोनों को मैं साथ साथ लिखूंगा ताकि आप इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर पाए, क्योंकि बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं आंसर देते वक्त मल्टी लेवल और मल्टीपल में। मल्टीपल, मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें, अगर आप एक बार सीख लेते हैं ना ये कॉन्सेप्ट, सब लैंग्वेज में ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, ठीक है। कि आप जावा पढ़ो या कुछ भी पढ़ो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा फिर। चलो मैं इसको थोड़ा सा आगे कर जाता हूँ। तो मैं सबसे पहले लेता हूँ मल्टी लेवल। तो मल्टी लेवल के केस में अगर मैं बात करता हूँ तो व्हाट आई वुड बी हैविंग सर, एक पेरेंट क्लास होगी, ठीक है, उसकी एक चाइल्ड क्लास होगी, फिर इसकी एक और चाइल्ड क्लास होगी, और इसकी एक और चाइल्ड क्लास होगी, और ऐसे ही चलता चला जाएगा, कहीं तक भी जा सकता है, इसकी हमें कोई चिंता नहीं है कहां तक ये जा रहा है। होपफुली दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू, राइट? यस और नो भाई? कैन यू प्लीज कंफर्म? अरे भैया बता दो। हाँ, तो ये हमारे पास ए है पेरेंट क्लास, बी है मेरे उसकी चाइल्ड क्लास, बी क्या है मेरे पास? चाइल्ड क्लास, सी उसकी चाइल्ड क्लास, किसकी? एक मिनट रुकिए। सी होगी मेरे पास अगेन चाइल्ड क्लास, और डी होगी मेरे पास चाइल्ड क्लास, राइट? तो मेरे पास क्या है? ए मेरे पास पेरेंट है किसका सर? बी का। और बी मेरे पास पेरेंट है सी का, और सी मेरे पास पेरेंट है डी का। पॉइंट क्लियर हुआ? कैन यू प्लीज कंफर्म? हाँ भैया, ठीक है। और इनडायरेक्टली डी भी, डी जो है आपका चाइल्ड है ए का, ऐसा भी बोल सकते हो आप। और जो डी है, वो जो ए है वो आपका पेरेंट है डी का भी, इनडायरेक्टली बट नॉट डायरेक्टली। ये पॉइंट बात की है, एडवांस में जाके तब देखेंगे, बट इतना पॉइंट तो क्लियर होना चाहिए सर। तो इसे हमने बोला इनहेरिटेंस, और ये है हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, क्योंकि लेवल्स बन, लेवल बोले तो हमारे पास एक लेवल से हम ऊपर बढ़ते हैं, फिर दूसरा लेवल आता है, दूसरे से तीसरा बढ़ते हैं, तीसरा लेवल आता है, या फिर हम लेवल से नीचे आते हैं। मतलब 4 लेवल से 3 लेवल, 3 लेवल से 2 लेवल, 2 लेवल से 1 लेवल। तो लेवल का मतलब होता है जब हम एक लेवल से ऊपर लेवल जा रहे हैं, ये होता है हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। उसके बाद बात करेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस की। समझ में आया ये वाला? कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो? ओके। तो अब इसके पास मेरे पास क्या है सर? मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है? मल्टीपल, कोडिंग वाइज भी देखेंगे, कोडिंग वाइज भी देखेंगे, सुन लीजिए इसे। मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात करूंगा सर, क्या होगा मेरे पास? यहां पर से आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस इसके अंदर हो रहा होगा। एक मिनट रुको जरा, मुझे एक मिनट देना जरा, मुझे एक कंफ्यूजन सा क्रिएट हो रहा है मल्टीपल में और हाइब्रिड में। मल्टीपल का एक इमेज उठा लेते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। सी प्लस प्लस की जरूरत नहीं है, सीधा मल्टीपल इनहेरिटेंस कहीं से भी उठा दे, हमें एक इमेज चाहिए बस। ठीक है ठीक है, सही बता रहा हूँ मैं, मल्टीपल में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, तो मल्टीपल में क्या है, सही बनाया मैंने डायग्राम। तो मैंने बोला सर मल्टीपल में एक क्लास ए होगी मेरे पास, पेरेंट क्लास क्या होगी सर? ए होगी, ए है। और इसके बाद क्या होगा सर? बी होगा मेरे पास। उसके बाद मेरे पास क्या होगा सर? सी होगा, सी। और उसके बाद क्या होगा मेरे पास? डी होगा, राइट? तो मेरे पास इस तरीके से कुछ होगा इनहेरिटेंस। अब क्या होगा? ए ने इनहेरिट करा फ्रॉम बी, जो मैंने एग्जांपल आपको समझाई थी पहले वाली। फिर ए से इनहेरिट करा किसी ने? वो सी क्लास ने। और ए से ही इनहेरिट करा डी क्लास ने। तो अब जो है इसे बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, यानी ए जो है पेरेंट है मल्टीपल चाइल्ड्स का। समझ में आया सबको? कैन यू प्लीज कंफर्म? ये है मल्टीपल इनहेरिटेंस।
ये मल्टीपल हो रहा है ना, बहुत सारे लोग एक साथ में कर रहे हैं, लेवल नहीं हो रहे हैं यहाँ पर। पॉइंट क्लियर हुआ सबको, मल्टीपल और मल्टी लेवल। ठीक है, अब हमारे पास एक और होता है, ठीक है, मल्टीपल हो गया, मल्टी लेवल हो गया, उसके बाद हमारे पास एक और होता है, दैट इज नथिंग बट, सर मैंने बोला एग्जांपल के लिए आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस। क्या होता है सर? हाइब्रिड। हाइब्रिड है मेरे पास, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। देखो यहाँ पर इनहेरिटेंस बहुत ज्यादा है सी प्लस प्लस में कंपैरेटिवली ऑल लैंग्वेजेस से, क्योंकि दो तीन तीन से चार पे खत्म हो जाते हैं सारे मैक्सिमम। इसमें चार से पांच हमारे पास इनहेरिटेंस है, ठीक है। तो मैं अगर आपको दिखा भी देता हूँ कौन कौन से हैं, फटाफट। हाइब्रिड से पहले मैंने बोला इनहेरिटेंस, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस आप लिखोगे यहाँ पे, ऑफ टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस, ठीक है। आपके पास दिख जाएंगे सारे के सारे। सिंगल इनहेरिटेंस जो मैंने बताया हायरार्किकल है, मल्टी लेवल है। देखो यहाँ पर से मैं हायरार्किकल को भूल रहा था, ठीक है, वही मैं कह रहा पांच है ना, तो पांचवा कौन सा है, तो इसलिए मैंने उठा लिया। तो मेरे पास पांच है ना ये। सिंगल आपको क्लियर हो गया, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? यहाँ पर से ए से बी पे गया, सुपर क्लास सब क्लास, इसे सुपर क्लास भी बोलते हैं बाय द वे। सुपर क्लास भी बोल सकते हो, बेस क्लास भी बोल सकते हो, पेरेंट क्लास भी बोल सकते हो। और जो बी क्लास है उसको आप क्या बोल सकते हो? चाइल्ड क्लास, डिराइव्ड क्लास और सब क्लास। तीन नाम हो गए अब। क्लियर? यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? अरे कंफर्म तो कर दो भैया। ठीक है, ये पॉइंट हमें समझ गया। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस जैसे होता है ए और बी एक में कर रहे हैं, ए और बी, सॉरी माय मिस्टेक, मैंने इसमें उल्टा कर दिया। मल्टीपल में ए और बी दो दो से एक में नहीं, यही मुझे डाउट हो रहा था, ठीक है, एक ये वाली मिस्टेक हो गई है, एक मिनट रुकिए। यहाँ पर मैं इसे पहले क्लियर कर देता हूँ। मल्टीपल इनहेरिटेंस में मैंने क्या करा, सबसे पहले मेरे पास दो क्लास से किसी एक में इनहेरिट हो रहा होगा तो मल्टीपल इनहेरिटेंस है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट, मल्टीपल के बाद क्या मेरे पास? हायरार्किकल। हायरार्किकल का मतलब ये जो मैंने बताया था, ओके, ये हायरार्किकल में मैंने क्या करा, आपका हायरार्की बन रही होगी, यानी ए से बी में जा रहा है, ए से सी में जा रहा है, ए से डी में जा रहा है, इसे क्या बोलेंगे हम? हायरार्किकल। यानी जो मैंने अभी आपको बताई हायरार्किकल वाला है, कौन सा है ये? हायरार्किकल वाला। कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो? समझ में आया? इसलिए मैंने क्रॉस चेक करके बता रहा हूं आपको। क्लियर हो रहा है या नहीं? तो हायरार्किकल में क्या है मेरे पास, यहाँ पर हायरार्की बन रही है, एक दो तीन। इनका नाम जान के इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपको, ये काम से वैसे ज्यादा यूजफुल है, बट आपको पता होना चाहिए। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में मल्टी लेवल जा रहे हैं, जैसे एक दो तीन, जैसा मैंने बताया। उसके बाद हाइब्रिड या फिर वर्चुअल इनहेरिटेंस की बात करेंगे तो इसमें कुछ भी चल सकता है। मतलब यहाँ से ए से ये बी में जा रहा है, बी से सी में जा रहा है, और बी सी को इनहेरिट कर रहा है डी, तो यहाँ ऐसे जा रहा है, और डी को कोई एक क्लास और भी इनहेरिट कर रखी है, ई, और ई को फिर आगे कोई भी इनहेरिटेंस कर रही है, एफ। तो ऐसे चल सकता है, इसमें मल्टीपल भी हो सकता है, ठीक है, मल्टी लेवल भी हो सकता है, इसमें आपका हायरार्किकल भी हो सकता है, तो ये हाइब्रिड कहलाएगा। लगभग तीन इनहेरिटेंस एक साथ में लगते हैं हाइब्रिड में। पॉइंट क्लियर होगा सबको? यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? एक बार दोबारा बता देता हूँ, आपको डाउट आया होगा। देखो मैंने बोला सिंगल इनहेरिटेंस का सबसे सिंपल तरीका है सर, एक ए, बहुत ही सिंपल है सर, एक पेरेंट है एक चाइल्ड है, खत्म हो गई यहीं पे स्टोरी। सबको क्लियर है? यस और नो, कंफर्मेशन देते चलेंगे आप मुझे, आप प्लीज, इट इज अ रिक्वेस्ट। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ हमें क्लियर है, तो हमें ये क्लियर हो गया सर। उसके बाद मैंने बोला आपसे, सर इसमें हमें कोई डाउट नहीं है सच। अब मैंने बोला आपसे मल्टीपल इनहेरिटेंस, मैंने क्या बोला? मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में मेरे पास दो सुपर क्लास होंगी। क्या होंगे मेरे पास? दो सुपर क्लास होंगी, या फिर आप इसे सुपर की जगह क्या बोल सकते हैं, पेरेंट क्लास होंगी दो मेरे पास, क्या होंगी? पेरेंट क्लास होंगी दो मेरे पास, पेरेंट क्लास हो सकती हैं, या फिर आप बोल सकते हो दो बेस क्लास होंगी, और उनका चाइल्ड एक होगा, ठीक है। तो मैं इसे बोल दूंगा क्या? मल्टीपल इनहेरिटेंस। और दो से ज्यादा भी हो सकती है, मतलब ऐसा नहीं कि दो है, आपका ऐसा हो सकता है तीन भी हो सकती हैं, और तीसरा यहाँ इनहेरिट कर रहा है, चार भी हो सकती है, पांच भी हो सकती है, दस भी, लेकिन इनहेरिटेंस सिर्फ एक में हो रहा होगा। तो ये वाला जो पूरा सिनेरियो बनता है, इसको बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। समझ में आया? कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो? क्लियर हुआ? ठीक है, उसके बाद मैंने बोला सर हायरार्किकल, हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है? मैंने बोला सर हायरार्किकल की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास क्या है, मैंने बोला एग्जांपल के लिए, हायरार्किकल मतलब कि मेरे पास एक क्लास होगी और उसमें वो मल्टीपल में हो रहा है, एक दो तीन चार पांच, मतलब एक क्लास सुपर क्लास, यानी पेरेंट क्लास एक है, मतलब एक पेरेंट क्लास एक है, लेकिन उसके चाइल्ड बहुत सारे हैं, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। तो ये हो गया हमारे पास हायरार्किकल इनहेरिटेंस। कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो? ठीक है, ओके। उसके बाद मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, यानी जब लेवल क्रिएट हो जाएंगे एक दो तीन, तो obvious सी बात है, ए बी में हुआ, बी सी में हुआ, सी डी में हुआ, डी ई में हुआ, ई एफ में हुआ, कहां तक जाएगा हमें नहीं पता। अगर ये सीधा सीधा लाइन चल रही है तो उसे हम बोलेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। कैन यू प्लीज कंफर्म? ठीक है, उसके बाद मैंने बोला हाइब्रिड और वर्चुअल। ये वाली जो इनहेरिटेंस है, हाइब्रिड वाली, इस तरह की जो इनहेरिटेंस होती है, ये सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, ये कौन सी है? ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास किस में है? इसमें सी प्लस प्लस में। अब सर एक और चीज बताता हूं मैं आपको, आपके पास ये क्वेश्चन होता है,
कि कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कुछ इनहेरिटेंस हमारे पास सारे इनहेरिटेंस सब में नहीं है। जैसे जावा में हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता। जैसे मैं लिखता हूँ मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा में लिखता हूँ, तो मेरे को यहाँ पर ये बता देगा नहीं है मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा। ठीक है, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है, कैन इनहेरिट प्रॉपर्टीज, ये लिखा है इस मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल इन जावा, इसका आंसर होना चाहिए नो। द जावा प्रोग्रामिंग सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस ऑफ टाइप व्हिच इज द एबिलिटी ऑफ ये। इसके लिए हमें इंटरफेसेस बनाने पड़ेंगे, बट डायरेक्टली आप नहीं बना सकते। मल्टीपल इनहेरिटेंस, जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, देखो लिखा है ना यहाँ पे, ट्यूटोरियल पॉइंट पे लिखा है, देखा? कैन यू प्लीज कंफर्म भाई? जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, उसका खुद के रीजन है जावा के, लेकिन हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो इसी तरीके से हमारे पास ये पॉइंट हो गया। इसी तरीके से मैं आगे बात करूं तो पाइथन भी कुछ आपके इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है, बट मेजोरिटी जो इनहेरिटेंस है सबसे ज्यादा वो सपोर्ट करता है कौन? सी प्लस प्लस। और अगर जावा नहीं करता है तो उसका वो रीजन देता है क्यों नहीं करता है। अगर सी प्लस प्लस करता है तो उसका रीजन देता है क्यों करता है। ये आपका होमवर्क है, तो आप करके आ जाइएगा। जावा वैसे आपको लैंग्वेज आती नहीं आती, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ऊप्स की कॉन्सेप्ट इंडिपेंडेंट ऑफ आपके लैंग्वेज होते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? यस नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? कर लेंगे सब घर से? ठीक है भाई, तो ये आप करके आ जाएंगे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में क्यों नहीं है। फिर आप सोचेंगे फिर सी प्लस प्लस में क्यों है, तो फिर आप सी प्लस प्लस का सर्च करिएगा क्यों है इसके अंदर। पहले आपको जब उनका वैलिड लगेगा ना जावा का पॉइंट कि हाँ भाई ये तो सही कह रहा है, तो उस एंड पे फिर सर्च कर लेना इसके लिए क्यों है। ठीक है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ये पॉइंट हमारे पास क्लियर हो गया। तो इनहेरिटेंस के टाइप हमें क्लियर हुए। कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो? यस और नो? इनहेरिटेंस बहुत बड़ा टॉपिक है, जैसा मैंने बताया सी प्लस प्लस में, और कुछ ज्यादा ही बड़ा है यहाँ पर। ठीक है, तो अब मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, पहले सिंगल लेवल इनहेरिटेंस करा देता हूँ, उसके बाद ताकि आपको प्रोग्रामेटिकली चीजें क्लियर हो जाए। और मैं कुछ चीजें नहीं समझाऊंगा यहाँ पर, और मैं इसके अंदर कुछ नहीं करने वाला हूँ, बहुत सिंपल सा बनाऊंगा मैं प्रोग्राम। मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले एक नई फाइल बना लेता हूँ, t8.cpp। आई विल क्रिएट वन मोर फाइल दैट इज नथिंग बट t8.cpp, राइट? मैंने बोला T8 मैंने बना ली है, और मैंने लिखा है यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, मैं बेसिक सा T7 का कोड कॉपी मारता हूँ, इसमें डिलीट कर दूंगा, कंट्रोल A कंट्रोल C, T8 कंट्रोल V, खत्म। अब मैंने यहाँ पे फिर क्या करना है सर, बेसिक जो कोड है उसको रखते हैं, बाकी मैं अपना पूरा कोड खुद लिख बनाऊंगा, तो मैं यहाँ का सारा कोड डिलीट करूंगा। पहले तो मैं पूरा क्लास वगैरह स्टार्टिंग से बनाऊंगा, तो मैं यहाँ से करूंगा डिलीट, ताकि आपको क्लियर हो एकदम स्टार्टिंग से खत्म। और यहाँ पर से मेन को मैं खाली छोड़ूंगा पूरा, और उसके हिसाब से हम काम करेंगे। ठीक है, ये तो पहली बात तो हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे जाएंगे सर। सबसे पहले क्लास बनाएंगे, क्लास का नाम देता हूँ मैं पर्सन। ठीक है, मैं पर्सन क्यों बना रहा हूँ आपको समझ में आएगा। ठीक है, पर्सन मैंने क्लास का नाम दिया है। अभी के लिए मैं सब चीजें मैं पब्लिक बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको काफी सारे रूल्स हैं इस चीज के लिए, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड आपको समझ में तब आएगा जब हम इनहेरिटेंस करेंगे। जो पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड है, इसका मतलब आपको तब समझ में आएगा जब हम इनहेरिटेंस को पढ़ रहे होंगे। मॉडिफायर का यूज बहुत बड़ा है, यानी कि इसके लिए कम से कम एक लेक्चर तो चाहिए पूरा इस मॉडिफायर को समझाने के लिए, क्योंकि आपको इनहेरिटेंस नहीं आता इस केस में। अगर आपको इनहेरिटेंस आता होता तो ये बहुत जल्दी समझ में आ जाता आपको। चलिए खैर कोई बात नहीं, मैं सबको पब्लिक रखूंगा, ये चीज क्लियर होगी। पर्सन के बाद मैं ये जो बना रहा हूँ क्लास, ये इसका रेस्पेक्ट क्या है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है सर, कॉन्टेक्स्ट वाइज समझाना शुरू करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि आपका एक कॉलेज है जीबी पंत, राइट? यस और नो भाई, कैन यू प्लीज कंफर्म? अरे बोलो तो भैया, हाँ या ना? तो जीबी पंत में कोई पर्सन नहीं है, हर कोई क्या है, या तो स्टूडेंट है, या फिर टीचर है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ से है। बट इनको अगर मैं देखूं तो इनके अंदर सब कॉमन एट्रीब्यूट है सर। तो मैं जब बेस क्लास बनाता हूं, या फिर मैं सुपर क्लास बनाता हूं, या फिर मैं पेरेंट क्लास बनाता हूं, तीनों का मतलब एक ही है बाय द वे, मैं कोई सी भी क्लास बनाता हूं, तो उस केस में मैं बोलता हूं कि सर जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो एक साइड रख दो, जो स्पेसिफिक है वो एक साइड रख दो। जैसे कि फोन नंबर सबके पास होगा, मैं अगर मैं बात करता हूं यहां पर, मैंने बोला स्ट्रिंग फोन नंबर। अब एंड में फोन नंबर नहीं लिया मैंने, तो ये मत पूछना क्यों नहीं लिया सर, क्योंकि हमें उसमें कोई नंबर एडिशन वाला कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। स्ट्रिंग फोन नंबर मैंने बोल दिया, ठीक है, तो स्ट्रिंग फोन बोल दिया मैंने फोन नंबर के लिए। पॉइंट समझ में आया? कैन यू प्लीज कंफर्म भी? फोन नंबर सबके पास होगा, सबका क्या होगा, एड्रेस होगा, तो मैंने लिखा स्ट्रिंग एड्रेस। एड्रेस सबका होगा, मैंने लिख दिया कॉमन सी चीज एड्रेस। ठीक है, अब सबका नेम भी तो होगा, तो मैंने लिखा स्ट्रिंग नेम। क्लियर हुआ? तो ये चीजें कॉमन है। और एक चीज आपने नोटिस करी कि काफी चीजें हमारे पास स्ट्रिंग में यूज हो रही है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में स्ट्रिंग में काफी सारी चीजें यूज होती हैं रियल वर्ल्ड में। और जो आप सीखते हो ज्यादातर वो इंटीजर पे सीखते हो, ताकि आपका लॉजिकल बिल्ड हो, क्योंकि स्ट्रिंग को हमें ज्यादा मैनिपुलेशन के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हम एकदम सीख जाते हैं। खैर ये वाला पॉइंट तो हमको क्लियर हो गया सर, फोन नंबर एड्रेस नेम, फोन एड्रेस नेम ये क्लियर हो गया हमको। अब ये जो चीजें हैं, इनके गेटर सेटर मेथड भी होंगे, बट मैं टाइम वेस्ट ना करके फटाफट बना लेता हूँ। मेरे पास मतलब गेट
नेम, गेट नेम, स्ट्रेट फॉरवर्ड बना रहा हूँ और इसके अंदर मैं इसको बनाने के बाद इनका नाम चेंज कर दूंगा और वॉइड। ठीक है, इनको खाली छोड़ रहा हूँ मैं अभी के लिए। ठीक है, खाली छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा। मैं दो बना लेता हूँ, एक गेटर एक सेटर। ठीक है, गेट नेम मैंने बना लिया। पॉइंट क्लियर हुआ सबको, समझ में आया? यस और नो? और इसी तरीके से मैं सेट नेम बना लिया, गेट नेम सेट नेम। क्लियर हुआ? गेटर सेटर फंक्शन, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। इसी तरह गेट्स एड्रेस सेट एड्रेस। ठीक है, तो मैं फिलहाल दो दो काफी है, मतलब एक नेम के लिए जो दो गेटर सेटर फंक्शन बनाए काफी है। बाकी आप सबके लिए मान के चलिए फोन और एड्रेस के लिए भी होगा। कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो? ठीक है, मान के चलो वो भी है, एग्जिस्ट करता है। वैसे मैंने बनाया नहीं, आप कॉपी पेस्ट करके तो इतनी देर में बना भी देता मैं। खैर, अपार्ट फ्रॉम दैट, अब मैं ये क्लास जो है मेरे पास, देखो मैं इसके अंदर कुछ लिखा नहीं है बट मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये एम्प्टी है अभी डेफिनेशन इन दोनों की, कोई बात नहीं। एम्प्टी डेफिनेशन को मैं बंद कर देता हूँ ऐसे ही, ताकि ये मुझे एक साथ दिखे। ठीक है, तो अब इस केस में मेरे पास जो क्लास है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये मेरे पास पूरी क्लास यहाँ पर खत्म हो गई है। ठीक है, और इस क्लास के अंदर ये है, ये कॉमन क्लास है। अब मैं बनाता हूँ क्लास स्टूडेंट। मैं बनाता हूँ क्लास स्टूडेंट। मैं क्या बनाता हूँ? क्लास बनाता हूँ स्टूडेंट नाम से। और स्टूडेंट के अंदर मेरे पास जो चीजें पहले से हैं, सॉरी माय मिस्टेक, क्लास स्टूडेंट। और इसके अंदर मैंने अभी इनहेरिटेंस नहीं लगाया, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ मैं इसे इनहेरिटेंस कर रहा हूँ। तो पहले मैं इनहेरिटेंस कर लेता हूँ। मैंने बोला कॉलन पब्लिक। अब ये क्यों लिख रहा हूँ मैं, ये मैं अभी समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, बस इतना ध्यान रखना। फिलहाल के लिए पब्लिक लिख रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, बाद में हम यहाँ पर पब्लिक भी ले सकते हैं, प्राइवेट ले सकते हैं, प्रोटेक्टेड भी ले सकते हैं, बट इसका मतलब समझने के लिए आपको इनहेरिटेंस पहले आना चाहिए। तो अभी के केस में ये वाला पॉइंट मैं नहीं समझा रहा हूँ, ये चीज ध्यान रखना। मैंने अभी समझाया नहीं, क्योंकि समझाऊंगा तो उस केस में आपको पहले ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, इनहेरिटेंस कैसे काम करता है। तो अभी मैंने जैसे कराया सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, तो इसके पास फोन नंबर भी है, एड्रेस भी है, नेम भी है, गेट नेम भी, सेट नेम है। सर आपने बनाया कहाँ? लेकिन सर इतना लिखने से सब आ गया। 1 लाख लाइन ऑफ कोड भी होता, या फिर आपका एग्जाम्पल के 10 लाख लाइन ऑफ कोड भी होता, वो सारा का सारा यहाँ पर आ जाता। कैन यू प्लीज कंफर्म? सिर्फ इतना लिखने से क्लियर हुआ? तो कॉपी पेस्ट का टाइम बच गया हमारा। अभी समझ में आया? हाँ सर, इनहेरिटेंस यूजफुल है सर, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको कॉपी पेस्ट वाली एक एग्जांपल भी देता हूँ। मेरे को एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, मेरे को याद नहीं मैं कौन सी लैंग्वेज पढ़ा रहा था, मुझे ये भी एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद पाइथन थी या सी थी, सी प्लस प्लस, मुझे सी में तो खैर है ही नहीं। मुझे ये भी याद नहीं है, बट उसने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, वो बहुत अच्छा था, कि सर हम कॉपी पेस्ट भी तो कर सकते हैं सर, तो फिर हम कॉपी पेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे क्यों कर रहे हैं? पहली बात तो रीडेबिलिटी कम होती है सर। अब अगर ने ये कर दिया तो हमको क्लियर कंफर्म है कि ये सारी चीजें तो इसके अंदर ऑलरेडी रखी हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आप क्या डालना चाहोगे? सर नेम है, फोन नंबर है, एड्रेस है, बाकी इसका क्या होगा सर? सब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, क्या होंगे इसके? सब्जेक्ट्स होंगे। मैं लिखूंगा स्ट्रिंग सब्जेक्ट। ठीक है, लिखूंगा स्ट्रिंग सब्जेक्ट। ये स्ट्रीम हो सकती है, स्ट्रिंग कोर्स हो सकता है, इसका कौन सा कोर्स ये कर रहा है, स्ट्रिंग कोर्स हो सकता है। क्लियर हुआ? और क्या हो सकता है इसमें? स्ट्रिंग कोर्स के अलावा और क्या हो सकता है सर? नेम हो गया, फोन नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, और क्या हो सकता है सर? रोल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट रोल नंबर। ठीक है, इंट रोल नंबर है मेरे पास। क्लियर? कैन यू प्लीज कंफर्म? ठीक है, तो मेरे पास ये चीजें होंगी, ये चीजें सिर्फ स्टूडेंट के अंदर होंगी। ठीक है, अब अगर मैं एक और बनाता हूँ, ये है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। ये क्या है मेरे पास? सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। ये है मेरे पास सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। पॉइंट समझ में आया? यस और नो? मैं एक काम करता हूँ, इसकी एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि मैं इसकी अगर एग्जांपल नहीं दिखाऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा कोड पे चला के, जब तक दिखाता नहीं। मैं इस गेट नेम के अंदर, सेट नेम के अंदर फंक्शन मैं कुछ रख देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए गेट नेम में ये एक मैसेज देगा सी आउट गेट नेम, और इसके अंदर आपको पता है इनपुट आप ले लोगे, तो मैं सिर्फ यहाँ पर सी आउट करवा रहा हूँ, गेट नेम फंक्शन। क्लियर हो गया? मैं सिर्फ सी आउट करवा रहा हूँ टाइम सेव करने के लिए। आप इस केस में इनपुट लेने का फंक्शन कर सकते हो। समझ में आ गया ना? इनपुट ले लोगे, सेट नेम के केस में एक वेरिएबल रिसीव करोगे और सेट करा दोगे नेम। क्लियर? कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो? ठीक है, सी आउट सेट नेम, सेट नेम। मैं अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर से, मैं एग्जांपल के लिए सिर्फ ले क्या ले रहा हूँ सर, अभी के लिए मैं बहुत सिंपल रखने के लिए, क्योंकि आप लोग पहली बार इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। सर अब मैं क्या करूंगा? सर देखो, मैं आता हूँ मेन में और मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। किसका सर? इसका क्या नाम है इसका, और इसको मैं पब्लिक कर देता हूँ। बाय द वे, इसको मैं पब्लिक करता हूँ, उसकी भी सारी चीजें मेरे को पब्लिक रखनी है, और इसमें एक मेथड भी मैं डिफाइन कर लूंगा। ठीक है, और इसके अंदर एक मेथड डिफाइन कर लेते हैं हम, गेट रोल नंबर और सेट रोल नंबर। ठीक है, तो मैंने बोला गेट रोल, वॉइड गेट रोल, वॉइड गेट रोल, वॉइड गेट रोल। ठीक है, और ये मैंने डिफाइन कर लिया, और इसमें हम एक आउट लगा देंगे, और मैंने स्पेस दे दी। कैसी बच्चों वाली हरकतें करता हूँ मैं। मैंने क्या करना है यहाँ पर, मैंने लिखना सी आउट, सी आउट के अंदर मैंने बोला सर गेट रोल, गेट रोल, और एक और चीज जो मैं भूल रहा हूँ, दैट इज नथिंग बट बैकस्लैश एन। क्या बोल रहा हूँ मैं? बैकस्लैश एन, इसके स्टार्टिंग एंडिंग दोनों जगह लगा देता हूँ, सो दैट मेरे को दिक्कत नहीं चाहिए यहाँ पे, बैकस्लैश एन। और इसको मैं सेमीकोलन से बंद कर दूंगा, राइट। और ऊपर भी लगा देता हूँ, क्योंकि मेरा कोई बन नहीं है कि चिपकी चिपकी चीजें दिखें।
होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट हमें क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब मैंने सिर्फ एक फंक्शन बनाया है गेट रोल, और ये सिर्फ रोल को प्रिंट करा रहा है बस। अब अगर मैं मेन में जाता हूँ, इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, किसका सर? स्टूडेंट का। देखना, मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ अभी, ठीक है। स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा मुझे? सर लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, और स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का नाम मैंने लिखा S1। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, आपको पता ही है। तो मैंने बना लिया, मैंने S1 के अंदर कॉल करा, डॉट लगाया मैंने, देखो तो मेरे पास एड्रेस, कोर्स नेम, गेट नेम, रोल नंबर सब दिख रहा है। देख पा रहे हैं आप? कैन यू प्लीज कंफर्म? मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड ने बता दिया उसके अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल है। कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो? तो मैं एग्जांपल के लिए पहले पेरेंट क्लास का कॉल करता हूँ, एक फंक्शन जो कि था एग्जांपल के मेरे ख्याल से एड्रेस। फंक्शन का नाम क्या था हमारे पास? गेट नेम था, ठीक है। और इसमें हम कोई नेम रिसीव नहीं कर रहे, हम नेम को रिसीव नहीं कर रहे। इट जस्ट लाइक कि हम नेम को रिसीव नहीं कर रहे, कि मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ। आप रिसीव कर सकते हो यूजर से इनपुट लेके। और उसके बाद मैं रोल को कॉल करता हूँ। मैं किसको कॉल करता हूँ? रोल को कॉल करता हूँ। तो अब दोनों के दोनों, अब देखना समझ में आएगा आपको। सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि मैंने एक फंक्शन कॉल करा है यहाँ पर, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा ही नहीं है, लेकिन मैंने इसे इनहेरिटेंस करा है और मैंने आपको बोला कि ये कॉल हो जाएगा, और एक फंक्शन इसका कॉल करा है। तो दोनों मेरे पास आ जानी चाहिए आउटपुट में। समझ में आया? और सेमी कॉलन मिसिंग है, क्या मिसिंग है, क्या कहना चाह रहा है ये? सही तो है। रोल था, नाम क्या था? क्या नाम था? गेट रोल था। अरे अभी आ जाती है यार, फिर आप डर जाते हैं तुमसे, सर ये क्या कर दिया? गेट रोल, नाम था गेट रोल। ठीक है, मैंने गेट रोल बोला, चल गया। कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो? अब मतलब समझ में आया? बस इसमें एरर वेरर कुछ नहीं है, सीधा चलाते हैं इसे और देख लेते हैं। और यहाँ से ये पॉइंट बंद करता हूँ पहले, तो मैं, मेरे को नहीं देखना है। फाइल का नाम है T8। तो हम सबसे पहले CLS कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को ये सब चीजें नहीं चाहिए। अरे भैया, यहाँ पे नहीं करना है यार, इसको हमें यहाँ पे करना है, बोला CLS। ठीक है, और इसको हम पहले तो करेंगे यहाँ से T7 को T8 ले लेंगे, T8 ले लेंगे, एंटर 8 करेंगे, और ये हमारे पास कंपाइल होगी। और हम T8 को रन करा देंगे, सिंपल। गेट नेम मेथड और गेट रोल, क्लियर हुआ? कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो? सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा है ना? हाँ भाई, ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि बिल्कुल आज बहुत ज्यादा पता नहीं क्या पढ़ा दिया सर ने, ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा ना? बहुत इजी है वैसे टॉपिक, बहुत ज्यादा इजी है। नहीं समझ में आया सुरांशु पांडे? कैन यू प्लीज कंफर्म, क्या समझ में नहीं आया बेटा? सुरांशु, अनम्यूट योरसेल्फ। सुरांशु, आया सर? अच्छा ठीक है, मुझे लगा आपने नो बोला, सर के ऊपर से नहीं गया उसके लिए नो लिखा। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। चलिए, तो मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आया। ये बिल्कुल ही बेसिक लेवल का इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है। अब मैं इसी चीज को लेकर परेशान हूं कि मैं आपको इनहेरिटेंस भी कंप्लीट कराना है, और ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग जो कि पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आता है, एब्स्ट्रैक्शन जो कि प्योर वर्चुअल फंक्शन से हम बनाएंगे, प्लस आपका उसके बाद हमारे पास एनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन तो ऑटोमेटिकली हो रही है, वो सिर्फ दिखाना है आपको नजरिया। उसमें हमें कोई मतलब जरूरत नहीं है, मतलब कुछ एडिशनल कोड नहीं लिखेंगे इनकैप्सुलेशन में। इनकैप्सुलेशन में वी वुड नॉट बी राइटिंग एनी एडिशनल कोड। सिर्फ आपको दिखाऊंगा कि इनकैप्सुलेशन हो गया, आप बोलोगे हाँ सर ठीक है हो गया, खत्म। डेफिनेशन देखेंगे और देखेंगे कि हो रहा है, यहाँ पर भी इनकैप्सुलेशन हो रहा है, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा कहाँ और कैसे। अभी के एंड पे सिर्फ इनहेरिटेंस पे फोकस करेंगे। क्लियर हुआ सबको? कैन यू प्लीज कंफर्म? कैन यू प्लीज कंफर्म भाई? ठीक है, होपफुली आपको पॉइंट ये क्लियर हुआ होगा। मैं मान के चल रहा हूँ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया है सर, ठीक है। तो अब आगे बढ़ेंगे सर, अब करेंगे हम जो जितने भी लेवल ऑफ टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस करते हैं, एक एक एग्जांपल देख लेते हैं उन सबका, और इसे खत्म करते हैं टॉपिक को यहीं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो मैंने ये बताया ना आपको, मैंने ये वाला पॉइंट बिल्कुल स्किप कर दिया। ये पब्लिक लिखा है, क्यों लिखा है? मैंने मैंने आपको सिर्फ इतना बोला, मैं स्किप कर रहा हूँ। क्यों सर? इसको समझने के लिए आपको बेसिक ग्राउंड चाहिए इनहेरिटेंस का, और मैं आपको सारे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस बता दूंगा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस चीज को। अभी तो नहीं कर सकते हम। होपफुली पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। ये पब्लिक कहने में आपको बहुत छोटा सा लग रहा होगा, बट इसको समझने के लिए हमें काफी टाइम चाहिए होगा। जैसे आपको इनहेरिटेंस एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन समझाने में बड़ा टाइम ले लिया इसने। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्लास बना लेता हूँ मैं, क्लास। और मैंने बोला इस क्लास का नाम क्या बोला मैंने? इस क्लास का नाम मैंने बोला एग्जाम्पल के लिए फैकल्टी। आपके कॉलेज में स्टूडेंट है और फैकल्टी है, क्लियर हुआ? कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो? और फैकल्टी के अंदर मैं पर्सन क्लास को इनहेरिट कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? पर्सन क्लास को इनहेरिट कर लेता हूँ, पर्सन। क्लियर हुआ? और इसके अंदर मुझे मॉडिफायर बताना पड़ेगा, नहीं तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास कौन सा हो जाएगा? बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक होता तो है, मेरे ख्याल से वो प्राइवेट होता है, बाय डिफॉल्ट इनहेरिटेंस मॉडिफायर।
ठीक है, ये पब्लिक ही होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जब हम डिस्कस करेंगे बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू होती है तब मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए पब्लिक मान के चलो, ठीक है, बट मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूँ कि भाई पब्लिक इनहेरिटेंस करो आप। पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड कौन सा इनहेरिटेंस होता है वो बात की बात है, बट इनहेरिटेंस होना चाहिए अभी केस में। अब मैं क्या करूंगा सर, मैंने पर्सन को इनहेरिट कर लिया और पर्सन की प्रॉपर्टी आप दोबारा देखोगे तो सर वो तो वहीं की वहीं है, कुछ चेंज नहीं करा मैंने उसमें। पर्सन के अंदर मेरे पास स्ट्रिंग है, फोन है, नेम है, एड्रेस है और दो मेथड है। तो अब मैं क्या करूंगा सर, जैसे कि अगर आप समझ पा रहे होंगे, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या करूंगा सर, स्ट्रेट फॉरवर्ड इसमें कुछ बना दूंगा। जैसे कि फैकल्टी है तो फैकल्टी की होगी आपकी सैलरी। ठीक है, इंट सैलरी, फ्लोट में भी लिख सकते हैं बट मैं मान के चल रहा हूँ इंटीजर में होगी। ठीक है, इंट सैलरी, सैलरी है फैकल्टी की, तो एक गेट सैलरी फंक्शन भी होगा, गेट सैलरी। मैं एक ही फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ टू मेक यू अंडरस्टैंड कि भैया ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, गेट सैलरी, और मेरे को इसका रिटर्न टाइप भी देना पड़ेगा ऑब्वियसली। अगर कुछ नहीं कर रहा है तो वॉइड दे देंगे। क्या दे देंगे सर, वॉइड दे देंगे। क्लियर भाई, कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो भाई, समझ में आया। और इसके अंदर एक सी आउट स्टेटमेंट दे रहा हूँ और कुछ नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग में चीजें बता रहा हूँ आपको। मैंने बोला गेट सैलरी, बस मैं बोल दिया मैंने गेट सैलरी, सैलरी, सैलरी और SALRY, गेट सैलरी। ठीक है, आसान होगी। तो गेट सैलरी हमने कर दिया भैया, और क्या करेंगे हम, बैकस्लैश एन और बैकस्लैश एन, नो डाउट, ताकि नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको, कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो। और ये कौन सा लेवल, कौन सा टाइप का इनहेरिटेंस करा, मुझे सिर्फ इतना बताओ। मैंने एक पर्सन क्लास ली और उस पर्सन क्लास को मैंने इनहेरिट इनहेरिट करा स्टूडेंट क्लास के अंदर, और उसी को मैंने इनहेरिट करा क्या बोलते हैं आपका ये फैकल्टी के अंदर। तो किस टाइप का मेरे पास, किस टाइप का मेरे पास ये इनहेरिटेंस है बताओ भाई। हायरार्किकल, वेरी गुड, हायरार्किकल हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा तुम लोगों को इसका मतलब। मुझे अच्छा लगता है जब तुम लोग यहाँ जवाब देते हो, बोले से स्पेलिंग गलत है तुम लोगों की सबकी, बट अच्छा है, समझ में आ रहा है मतलब। ठीक है चलो, खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसमें मैं सेमीकोलन लगाना भूल गया, सेमीकोलन लगा देते हैं पहले, टेंशन नहीं चाहिए हमको। और ये एरर हट गया। तो अब मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा किसका। अब देखो ना यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा किसका, मेरे को ऑब्जेक्ट बनाना है फैकल्टी का, तो मैं बोलूंगा फैकल्टी, फैकल्टी, और फैकल्टी का F1 मैंने दे दिया एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, और F1 के अंदर क्या क्या है देखो। F1 के अंदर गेट सैलरी एक मेथड है जो मैंने इसमें बनाया है। दूसरा मेरे पास इसमें एक मेथड जो दिख रहा है आपको, सॉरी मेथड कह रहा हूँ, जो हमारे पास है एक स्ट्रिंग है, एड्रेस, नेम और फोन, और सेट नेम गेट नेम, दो मेथड्स हैं। समझ पा रहे हो, यस और नो। इसके अलावा जो मैंने स्टूडेंट में बनाया था वो सब इसमें नहीं है, और जो होना भी नहीं चाहिए था। क्लियर हुआ सबको, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म। तो मैं एग्जांपल के लिए दो मेथड कॉल करता हूँ, एक तो गेट नेम कॉल कर देता हूँ यहाँ पर से। ठीक है, उसके बाद मैं F1 को लगा करके आपका जो इसका मेथड था, जो कि कौन सा था, गेट रोल नंबर दिखा रहा है, इसके अंदर अवेलेबल नहीं है वैसे, लेकिन सही में नहीं अवेलेबल है, मैं करूंगा तो एरर आ जाएगा क्योंकि रोल नंबर इसमें है ही नहीं। फिर टैब 9 दिखा रहा है। अच्छा ये जो सजेशन है ना, ये वाला इसमें जो ये आ रहा है, कि मैंने इसमें इसमें मशीन लर्निंग का एक वो लगा रखा है, प्लेटफॉर्म सॉरी, तो जिसकी वजह से मैं सजेशन दे रहा हूँ, वही तो कह रहा है रोल नंबर कैसे दिखा देगा ये। मैं करूंगा तो एरर आ जाएगा, मैं अभी आपको एरर बाद में दिखाऊंगा। पहले मैं इसके अंदर से कॉल करूंगा फंक्शन जो मैंने बनाया है, क्या नाम, किस नाम से बनाया मैंने फंक्शन, गेट सैलरी। ठीक है, गेट सैलरी है, मैं लिखूंगा यहाँ पे गेट सैलरी। ठीक है, गेट सैलरी, ये एक्चुअल विजुअल स्टूडियो के सजेशन है ये दोनों, और ऊपर वाला विजुअल स्टूडियो का नहीं है, ये ऊपर वाला। ठीक है समझे, तो इस वाले को इग्नोर करना अभी, जो भी सजेशन आएगा। तो मैंने बोला गेट सैलरी, मेरे पास ये आ गया, मैं इसे कॉल कर दूंगा। क्लियर हुआ, और गेट रोल को दिखा के एरर भी आपको मैं दिखा दूंगा। और ये मेरे को एरर दे रहा है यहाँ, तो कुछ एरर क्या दे रहा है, मैंने गेट सैलरी को नहीं बनाया क्या, फैकल्टी के अंदर मैंने पब्लिक नहीं बना रखा एलिमेंट को, सबको पब्लिक करना पड़ेगा तभी तो एक्सेसिबल होगा भैया। ये पब्लिक तो मैं आपको बात समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर पब्लिक लिखना पड़ेगा। चलो अब एक्सेसिबल हो गया होगा, हो गया है ना। चलो अब करते हैं इसे हम रन, कोई बात नहीं। तो हमने क्या करा, इसे कंपाइल करा पहले तो, कंपाइल कर दिया सर हमने, अब इसको हमने रन कराया है। ये रहा, तो हमारे पास गेट नेम मेथड चला, और ये गेट रोल, और ये अच्छा मैंने दो ऑब्जेक्ट बना रखे हैं ना, ठीक है ओके ओके, दो ऑब्जेक्ट बना रखे, कैसे आया उसको आपको समझाता हूँ। पहले स्टूडेंट S1 का ऑब्जेक्ट बनाया, देखो ध्यान से, स्टूडेंट S1 का है गेट नेम, स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट ने कॉल करा गेट रोल, स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट ने कॉल करा, उसके बाद फैकल्टी का ऑब्जेक्ट बना, उसने गेट नेम कॉल करा, इसलिए मेरे पास गेट नेम दोबारा आया होगा, और उसके बाद गेट सैलरी इसने कॉल करा, इसलिए मेरे पास गेट सैलरी आया होगा। अब मैं आपको एरर दिखा देता हूँ, अगर आप गलती से ट्राई करते हो F1 से क्या बोलते हैं स्टूडेंट का कोई मेथड एक्सेस करने का, जैसे कि एग्जांपल के मैं ट्राई करता हूँ, मैंने बोला गेट रोल नंबर, जो कि इसके अंदर नहीं हो सकता, है ही नहीं,
मैं इसको करता हूँ गेट रूल। ये मेरे को सेशन भी इसलिए नहीं दे रहा, ये जो गेट रूल आ रहा है मेरे पास, गेट रूल, ये मेरे पास सजेशन दे रहा है टैब 9, और ये मेरे पास गलत है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, हैज नो मेंबर गेट रोल, यहीं पर एरर दे दिया, तो मेरे को ये एरर मिल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर बनाया ही क्या है, वो तो स्टूडेंट के अंदर बनाया है, और स्टूडेंट और इसका सिबलिंग वाला रिलेशनशिप है। कौन सा रिलेशनशिप है? सिबलिंग। अच्छा, यहाँ पर रिलेशनशिप वगैरह भी मैंने आपको बताया नहीं कैसे काम करता है, तो रिलेशनशिप वगैरह पूरा मैं आपको बताऊंगा अभी, बट अभी नहीं, इसमें पूरा ताया चाचा वगैरह सब है यहाँ पे, दादा पापा सब है यहाँ, ठीक है, भाई बहन सब, ठीक है। तो अभी इनके सिबलिंग है, तो सिबलिंग है, तो सिबलिंग के अंदर है, तो सिबलिंग के अंदर है, पेरेंट थोड़ी ना है वो। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर मैं कंपाइल करूंगा, एरर आ जाएगा मेरे पास, नो डाउट। और मेरे पास एरर आ गया, जैसे कि आपने एक्सपेक्ट करा होगा, मतलब कॉमन सेंस है ये तो, वैसे भी समझ में आ गया सबको? क्लियर हुआ? ठीक है। तो हमने हायरार्किकल जो है इनहेरिटेंस कर लिया है। अब एक काम करते हैं, मल्टी लेवल में सीधा दिखा देता हूँ, क्योंकि थोड़ा लॉजिकल था, अब थोड़ा इलॉजिकल भी उठा लेते हैं, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ ये इनहेरिटेंस वाला पार्ट निपटाऊं सबसे पहले, क्योंकि इनहेरिटेंस में बहुत सारी चीजें हैं। और ऊप्स वाला पार्ट निपटाने के बाद कितने दिन की क्लासेस रहेगी? मैं क्लास एक्सटेंड करने की सोच रहा हूँ, शायद 1-2 दिन की। कितने दिन की क्लास बची है, पहले मुझे कंफर्म करो भाई। मैं ही काउंट कर लेता हूँ, 1 मिनट रुको। कैलेंडर, 1 मिनट, क्या करता हूँ, कैलेंडर, कैलेंडर खोलता हूँ, और कैलेंडर के खोलने के बाद हमने 18 से शुरू करा था, राइट? और एक दिन मेरी छुट्टी भी रही है, एक, बल्कि 2 दिन हुई है ना मेरी, 26 को भी थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 से एक माइनस कर लो, मुझे कौन सी दिन छुट्टी हुई थी? 19 का मतलब 2 माइनस करूंगा तो 19 में से एक माइनस करूंगा, 18। इसके हिसाब से तो मेरे पास 2 दिन है बस क्लास, लॉजिकली देखा जाए तो। हाँ भाई, तो मैंने चेक कर लिया, 7 तक है शायद, 7 तक नहीं होगी बेटा, 8 तक होगी क्लास तो, वैसे लॉजिकली तो 8 तक ही बनती है हमारे पास। लेकिन लेकिन हम एक्सटेंड करने की थोड़ी सी करते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट सारे के सारे पेंडिंग है, ठीक है। कर दे भाई एक्सटेंड, कितने एग्री करते हैं? 1-2 दिन करूंगा, ज्यादा नहीं, कॉन्सेप्ट निपटाने हैं मुझे, है ना। 1-2 दिन एक्सटेंड कर देंगे हम क्लास को, ठीक है। इन्फॉर्म अपने आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है, ज्वाइन वगैरह खुद से कर लेना, ठीक है। लिंक तो वही रहेगा मेरे पास, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो अपने आप से ज्वाइन कर लेना, मैं कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर करा दूंगा। और थोड़ा सा अगर वो बोले कि सर एक्सटेंड हो रही है वगैरह वगैरह, जो बच्चे हल्ला करें, जिनको ज्वाइन करना होगा वो ज्वाइन करना। देखो मेरा कहने का सेंस ये है, अटेंडेंस अटेंडेंस वाला सीन तो आपका खत्म हो जाता है आपका 8 तारीख के बाद, ठीक है। उसके बाद जिसको सीखना है सिर्फ वो ज्वाइन कर ले 1-2 दिन में। अगर मुझे लगता है कि आप लोग इंटरेस्टेड है और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो आई कैन जस्ट लुक इनटू इट, तो थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा आपको पढ़ा देंगे, ठीक है भाई। क्लियर हुआ सबको? कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो? ठीक है, अब एक काम करना, अब एक काम करना, इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो आई वुड जस्ट सजेस्ट कि थोड़ा सा ना इनहेरिटेंस खुद से भी पढ़ लेना, थोड़ा बहुत समझ में आया। गूगल मारोगे ना थोड़ा सा इनहेरिटेंस, तो गूगल पे बड़ी बढ़िया बढ़िया वेबसाइट आती है, जैसे मैं मारता हूँ, आप देखते हो कितना टाइम लगता है मुझे समझ के पढ़ाने में भी। कई बार टॉपिक मेरे दिमाग से स्लिप हो जाते हैं, मैं क्या करता हूँ सीधा, जैसे आपने यहाँ पर लिखना है इनहेरिटेंस, यहाँ पर लिखना है इनहेरिटेंस इन C++। स्टार्टिंग पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ, आज तो मैं ये मैंने किसी को बताया नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ पढ़ने का तरीका क्या होता है। इनहेरिटेंस, कोई भी चीज पढ़नी होती है, कोई भी चीज सीखनी हो, वो एंड्रॉइड हो कुछ भी हो, ठीक है, इनहेरिटेंस इन C++, ठीक है। आपने ये लिखना है, एंटर हिट करना है, और एंटर हिट करने के बाद आपने क्या करना है, अरे ऑल पे आओ भैया, यहाँ पर से स्टार्टिंग की जो 10 वेबसाइट खोले ना, उनको खोल लो एक अलग अलग टैब में, इनको 10 अलग अलग टैब में खोल लो, और सब पहले एक वेबसाइट से पूरा डिटेल में पढ़ो, फिर दूसरी वेबसाइट में आपको सब चीजें रिपीटेड मिलेंगी, उनको स्किप करके तेजी से पढ़ो, तीसरी में करो। जब आप अराउंड 5वीं वेबसाइट तक विजिट कर रहे होंगे, तो आपको लगभग लगभग सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, 5 वेबसाइट तक आपको सारी चीजें ऑलरेडी आ चुकी होंगी। छठी सातवीं आठवीं में सिर्फ ये ढूंढ लोगे ऐसा कौन सा टॉपिक है जो मुझे नहीं आता। अगर आप सोचते हो कि मैं कुछ चीज आपको ऐसी पढ़ा रहा हूँ जो शायद आपने कभी नहीं पढ़ी, तो ये पढ़ने का तरीका ऐसा ही है, क्योंकि आप बुक उठाओ, ये उठाओ, क्योंकि एक ही चीज को आप अलग अलग सोर्सेज से पढ़ोगे, तो कोई ना कोई ऐसा सोर्स होगा, वो एडिशनल कोई आपको ऐसी चीज दे देगा जो किसी एक सोर्स के पास नहीं है, क्योंकि कंप्लीट कहीं पर कुछ नहीं होता। पॉइंट समझ पा रहे हो आप लोग? कैन यू प्लीज कंफर्म? तो स्टार्टिंग पढ़ने का तरीका ये है, सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर मतलब पढ़ने का स्ट्रक्चर, पढ़ने का स्ट्रक्चर, वो C++ के स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। पढ़ने का जो एक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, ऑर्गेनाइज तरीका, कि मतलब मेरे को एक लैंग्वेज उठाओ, लैंग्वेज देखो 10 जगह का, उसका पढ़ने का तरीका क्या लिखा। अगर आप सब जगह देखोगे, सब जगह पढ़ने का तरीका सेम होगा। अगर मैं यहाँ पे स्टार्टिंग की 10 वेबसाइट भी खोलता हूँ ना, यहाँ पर 90% सेम होंगी वेबसाइट, पढ़ने का ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर सेम होगा। तो आप स्ट्रक्चर का जो मेन मेन टॉपिक है उसको याद कर लो, कि भैया मेरे को ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। उससे क्या बेनिफिट होगा, रट लो, क्योंकि रीजन बिंग जब आप उसे याद कर लोगे, तो उससे बेनिफिट आपको जो मिलेगा वो ये होगा सर, अल्टीमेटली
आपको पता होगा कि मेरे को इतनी सारी चीजें सीखनी है और मुझे इतना आता है अभी, यानी कि अभी मुझे 10% आता है, 90% मेरे पास पेंडिंग है। टेंशन होती है तब जब मेरे को पता होता है। अगर मुझे पता ही नहीं है मुझे पढ़ना है क्या, तो मुझे टेंशन भी नहीं होगी। तो टेंशन आएगी तभी आप पढ़ोगे, और टेंशन कब आएगी, जब आप जो कंटेंट है उसको रटोगे कि ये कंटेंट मुझे पढ़ना है। पॉइंट क्लियर हुआ? कैन यू प्लीज कंफर्म? यस और नो भाई? होपफुली मैं मान के चल रहा हूँ आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो दिस इज द वे ऑफ स्टडिंग द थिंग्स। और इसी तरीके से आप, इट्स नॉट अबाउट जस्ट सी प्लस प्लस, कोई भी लैंग्वेज, कोई भी टेक्नोलॉजी इसी तरीके से सीखी जाती है। अगर अपने आप से अपने आप को चीजें सीखनी है, इसी तरीके से आप करोगे और आगे बढ़ जाओगे होपफुली। ठीक है, तो मैं अब आपको जो होमवर्क दे रहा हूँ वो ये है। मैंने आपको सिंगल करा दिया, मेरे ख्याल से हायरार्किकल करा दिया, मल्टीपल का एग्जांपल कर लोगे सब, यस और नो? मल्टीपल इनहेरिटेंस का एक छोटा सा एग्जांपल कर लेना, ठीक है? लॉजिकल बना लेना तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ए क्लास बी क्लास सी ऐसे चला रहे हो, कुछ लॉजिकल बना लेना। ठीक है, पहला तो आप कर लोगे मल्टीपल, ठीक है, मल्टी लेवल। ठीक है, और आपका हायरार्किकल मैंने करा ही दिया। उसके बाद आपका कौन सा रहता है? हाइब्रिड। ठीक है, ये सब आप करके आ जाना। ठीक है भाई, कर लेंगे सब? कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो? ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ आप लोग करके आ जाएंगे। ठीक है भाई, तो फिर क्लास वाइंड अप करते हैं अभी। ठीक है, और टाइमली कल ज्वाइन कर लेना सब, ठीक है? और टाइमली स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके भाई, थैंक यू भाई। हेलो।